जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बीपीएससी मित्रा में। आज हम पॉलिटी का रिवीजन करने वाले हम पॉलिटी का क्लास नोट्स रिवीजन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। राज्य व्यवस्था की आधारभूत अवधारणाएं। सबसे पहले हमें पोलिस शब्द को समझना होगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्टेट। इस मूल शब्द से जुड़कर राजनीति के प्रमुख 4 स्तंभ निकले हैं। पहला पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, दूसरा पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, तीसरा पॉलिटिक्स यानी राजनीति, और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। पॉलिटी राज्य की व्यवस्था का अध्ययन करना है। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान में विभिन्न प्रकार के शासन व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। पॉलिटिक्स राजनीति बनी हुई राज्य व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से लागू करना ही पॉलिटिक्स कहलाता है। अब बात करते हैं राज्य के तत्व। राज्य कहलाने के लिए किसी क्षेत्र के पास 4 तत्व अनिवार्य होने चाहिए। यह परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में स्वीकार की गई। राज्य के 4 तत्व होते हैं। पहला जनसंख्या और भूभाग जो भौतिक तत्व होते हैं। तीसरा और सरकार और संप्रभुता जो आध्यात्मिक तत्व होते हैं। यह मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में 1933 में दिया गया था। सबसे पहले सुकरात को पॉलिटी का जनक कहा जाता है। सुकरात के शिष्य थे प्लूटो, जिनकी पुस्तक द रिपब्लिक तथा उनकी संस्था द एकेडमी थी। और प्लूटो के शिष्य थे अरस्तु। इन्हें राजनीतिक ज्ञान का जनक और इनके पुस्तक द पॉलिटिक्स है। इनके शिष्य थे सिकंदर। चलिए अगले क्लास में चलते हैं। राज्य प्लस व्यवस्था इक्वल टू संविधान। सर्वोच्च कानून संविधान किसी देश की सर्वोच्च कानून होता है। संविधान का एक समुच्चय सेट और संग्रह है जिसमें किसी देश की व्यवस्था को चलाने के नियमों कानूनों का वर्णन होता है, उसे ही संविधान कहते हैं। संविधान के प्रकार। संविधान मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान का निर्माण इसका निर्माण विधिवत रूप से एक संविधान सभा द्वारा किया जाता है। यह निश्चित समय में तैयार किया गया दस्तावेज होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल लिखित संविधान के एग्जाम्पल जैसे अमेरिका, भारत, पाकिस्तान इत्यादि etc। वहीं अगर अलिखित संविधान की बात करें तो इसका निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इसका निर्माण विकास की परंपराओं, प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों के माध्यम से धीरे धीरे हुआ है, जैसे ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और आंशिक रूप से कनाडा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान सबसे बड़ा शब्दों के आधार पर भारत का संविधान है। इसमें लगभग 1.5 लाख शब्द हैं। अनुच्छेद के आधार पर 395 अनुच्छेद हैं। और सबसे छोटा संविधान देखें तो अनुच्छेद के आधार पर अमेरिका का, जिसमें केवल 7 आर्टिकल हैं। और शब्द के आधार पर मोनाको, जिसमें 3814 शब्द हैं। सबसे नया संविधान क्यूबा का, जो 2019 ईस्वी में अपनाया गया था। और सबसे पुराना संविधान अमेरिका का, जो 1789 ईस्वी में अपनाया गया था। अब क्या कहते हैं संविधानवाद क्या है। संविधानवाद सीमित सरकार की संकल्पना या व्यवस्था जहाँ सरकार की शक्तियों को नियंत्रित और सीमित किया जाता है ताकि वह निरंकुश न हो सके। संविधान एक भौतिक संकल्पना है जिसे हम किताब के रूप में देख और छू सकते हैं। और संविधानवाद यह एक विचारधारा है जिसे न तो देखा जा सकता नहीं छुआ जा सकता है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। स्थिति विश्व के अधिकांश देशों में सिद्धांत तो है, लेकिन संविधानवाद में जैसे तानाशाही देश वाले देश। भारत के संदर्भ में भारत एक संविधान और संविधानवाद दोनों है। अब सर्वोच्चता विश्व में विभिन्न व्यवस्थाओं की सर्वोच्च शक्ति किसके पास है। इसके आधार पर 3 मॉडल है। संसदीय सर्वोच्चता, जहाँ संसद सर्वोच्च होता है, जैसे ब्रिटेन। संविधान की सर्वोच्चता, जहाँ संविधान सर्वोच्च हो तथा यहाँ संविधान ही संपूर्ण रूप से शक्ति निहित हो और संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है, जैसे इंडिया। और अगला है न्यायिक सर्वोच्चता, जहाँ संपूर्ण शक्ति न्यायपालिका में निहित हो, जैसे यूएस यानी अमेरिका में। संविधान सभा ऐसे लोगों का ग्रुप है यानी समूह है जो किसी देश के संविधान निर्माण का कार्य करती है, उसे ही संविधान सभा कहते हैं। वैश्विक संदर्भ में देखें तो वैश्विक से सबसे पहला संविधान जिसे इंग्लैंड के हेनरी बेन ने दिया था। विश्व में सबसे पहला संविधान अमेरिका में 1787 में बनी थी, जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन में कहा जाता है। अब चलते हैं भारत के संविधान सभा में। भारत के संविधान की मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में और स्वराज पत्रिका में संविधान सभा की मांग की थी। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक और स्वराज पत्रिका में 1895 में संविधान सभा की मांग की थी। नोट, यह संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग थी। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के पत्रिका के माध्यम से संविधान सभा की मांग रखी। और वहीं 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग रखी थी। और बात आगे चलकर 1934 ईस्वी में M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने मांग की। यह एक साम्यवादी नेता थे। नोट, यह भारत का संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग थी। 1935 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC द्वारा अधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। 1936 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा लखनऊ और फैजपुर सम्मेलन में संविधान सभा की मांग की गई। यह आधिकारिक मांग थी। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने न्यू हेराल्ड अखबार के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। इनकी मांग थी कि संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक देश मताधिकार पर होना चाहिए। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था, लेकिन शर्त यह थी कि यह द्वितीय विश्व के बाद गठित होगी। फिर 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन द्वितीय विश्व के बाद यह
संविधान सभा के निर्माण का गठन कर दिया गया था, लेकिन इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। द्वितीय विश्व के बाद पोस्ट वर्ल्ड वार 3 सिनेरियो। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ। चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता विंस्टन चर्चिल की हार हुई। लेबर पार्टी के सरकार बनी और प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली बने। क्लेमेंट इटली ने भारत सरकार से विधानसभा की मांग के लिए कैबिनेट मिशन भारत आगमन 24 मार्च 1946। इसके सदस्य 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और एस्टेपस क्रिप्स। पैट्रिक लॉरेंस भारत मंत्री थे, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री और एस्टेपस क्रिप्स व्यापार मंत्री। इनकी भूमिका पैट्रिक लॉरेंस का अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य थे। इसका उद्देश्य संविधान का निर्माण और गठन करना, भारत के लिए स्वतंत्र संविधान बनाने हेतु संविधान का गठन करना तथा अंतरिम सरकार का गठन करना। जब तक नया संविधान बनकर तैयार और लागू नहीं हो जाता, तब तक देश का प्रशासन चलाने के लिए एक अस्थायी सरकार का बनाना। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा के कुल 389 सीटें निर्धारित की गई। इसके आधार प्रति 10 लाख पर एक सीट का आवंटन किया गया था। ब्रिटिश प्रांत से 298 सीटें थीं। कमिश्नरी क्षेत्र से 4 क्षेत्र, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। देसी रियासत से 93 सीटें थीं। अब देखते हैं 389 सीटों का विवरण। निर्वाचित क्षेत्र थे 292 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। 293 सीटें चूंकि रियासतों के राजाओं का शासन था, इसलिए इन्हें चुनाव नहीं हो सकता था। उनके प्रतिनिधियों को सीधे मनोनीत किया गया था। भारतीय संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित संस्था थी। संविधान सभा का चुनाव। जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव संविधान सभा के चुनाव प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। संविधान सभा चुनाव के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुआ था। आम लोग जनता सीधे वोट नहीं दिया था, बल्कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। सीमित मताधिकार। यह चुनाव प्रांतीय विधानसभा के लिए भी तथा सभी के लिए नहीं थे, बल्कि वोट देने का अधिकार बेहद सीमित था। इसके मुख्य आधार थे शिक्षा और संपत्ति कर। सार्वभौमिक मताधिकार, व्यस्त मताधिकार। स्पष्ट है कि यह चुनाव सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं था। मतदान प्रणाली। यह चुनाव एकल से कम नियमित प्रणाली पर आधारित था। संविधान सभा में चुनाव सीटों का बंटवारा। सामान्य रूप से जनरल रूप से 213 सीटें, मुस्लिम 79 सीटें, सिख 4 सीटें, अनुसूचित जाति 26 सीटें, अनुसूचित जनजाति 33 सीटें थीं। प्रमुख व्यक्ति। महिलाएं संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थीं। आंग्ल भारतीय एक थे, फ्रैंकलिन फ्री। पारसी नेता एच मोदी और साम्यवादी नेता सोमनाथ लहरी थे। संविधान सभा में महिलाओं का विशेष प्रतिनिधित्व। एकमात्र एससी महिला दाक्षायणी बेलायुधन, इन्होंने जो केरला से थी। देसी रियासतों से मैडम एनी मस्करनी, जो ट्रावणकोर की थी। बिहार से महिला प्रतिनिधि संजय नायडू। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, जो उत्तर प्रदेश से थी। बिहार से कुल 36 सीटें चुनी गई थी। चुनाव का परिणाम। संविधान सभा में चुनाव का 296 सीटों पर इसका परिणाम इस प्रकार है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीटें, मुस्लिम लीग 73 सीटें, अन्य 15 सीटें। इन 15 सीटों में 8 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली थी। शेष 7 सीटें अन्य छोटी छोटी पार्टियां, जिनके उदाहरण है कृषक प्रजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, साम्यवादी दल एवं अन्य। अब ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, संविधान सभा में कांग्रेस की सीटों की संख्या मुस्लिम लीग की लगभग 3 गुना अधिक थी। इससे भारी बहुमत देखते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की थी, संविधान सभा ही कांग्रेस है एवं संविधान सभा ही कांग्रेस है एवं संविधान सभा ही कांग्रेस की और संविधान सभा ही भारत। फिर से पढ़ते हैं, संविधान सभा ही कांग्रेस है एवं संविधान सभा ही कांग्रेस और संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। लॉर्ड विस्कॉट ने इस कथन पर कहा था, यह हिंदुओं का निकाय का कहा था। 3 जून 1947 को विभाजन हो गया। 3 जून 1947 को विभाजन हुआ। विभाजन के बाद भारत में कुल 299 सीटें रह गई। विभाजन के बाद टोटल 299 सीटों में इस प्रकार थे। ब्रिटिश प्रांत 226 सीटें रह गई। कमिश्नरी क्षेत्र 3, अजमेर, कुर्ग और दिल्ली। देसी रियासतें 270 सीटें पर आ गई थी। अब चलते हैं संविधान सभा की बैठकों पर चर्चा करते हैं। संविधान सभा की प्रथम तिथि और बैठक। प्रथम तिथि समय। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे आयोजित की गई थी। स्थान दिल्ली के केंद्रीय सेंट्रल हॉल में किया था। प्रथम निमंत्रण संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर ने दिया था। उपस्थिति के प्रथम कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। उपस्थिति के बहिष्कार। मुस्लिम लीग एवं देसी रियासतों ने इसे बैठक में भाग नहीं लिया था। महिला की भागीदारी इसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया था। बिहार से 30 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रथम बैठक से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। विंस्टन चर्चिल का बयान। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की पहली बैठक को ऐसी शादी कहा जिसकी दुल्हन गायब थी। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा सीधा संबंध बिहार से था। उनका आधुनिक बिहार का जन्म निर्माता कहा जाता है। नाम का प्रस्ताव डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम डॉक्टर JB कृपलानी ने दिया था, प्रस्तावित किया था। वरिष्ठता का सिद्धांत डॉक्टर सिन्हा का अध्यक्ष के लिए चुना, क्योंकि संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग यानी वरिष्ठ थे। यह परंपरा फ्रांस से अपनाई गई थी। प्रथम वक्ता इस समय से सबसे प्रथम वक्ता डॉक्टर आचार्य JB कृपलानी थे। शोक सभा। पहली बैठक के शोक सभा भी कहा जाता है, क्योंकि इस बंगाल के सदस्य
प्रसव देव रकूट की मृत्यु पर शोक सभा आयोजित की गई थी। संविधान सभा में उपाध्यक्ष, संविधान सभा उपाध्यक्ष के पद के निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी। फ्रैंक एंथोनी, एच.सी. मुखर्जी, बीडी कृष्णाचारी। फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत किया गया था, एच.सी. मुखर्जी और बीडी कृष्णाचारी निर्वाचित किए गए थे। संविधान सभा की अगली बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक 10 दिसंबर, इस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष से पद के लेकर विचार विमर्श हुआ। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 12 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। 13 दिसंबर को संविधान सभा पांचवी बैठक जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में कुल 8 बिंदु थे। मुख्य बिंदु लोकतंत्र, गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि। 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव का अधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत की संविधान का प्रस्तावना का आधार बना। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्यों की समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय विषय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति के.एन. मुंशी, सदन समिति पटाभी सीतारामैया, क्रेडेंशियल समिति अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर, संविधान सभा के कार्य समिति जी मावलंकर। कुछ प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष, मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के बारे में जानते हैं। संविधान सभा के ड्राफ्ट तैयार करने का महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। इसका गठन 9 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसमें टोटल 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। पहला डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष, एन. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर, के.एन. मुंशी, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला। यह प्रारूप समिति के एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। एन. माधव राव, इन्होंने बी.एन. मित्र के त्यागपत्र पर पद संभाला था और टी.टी. कृष्णाचार्य, इन्होंने डी.पी. खेतान की मृत्यु पर पद संभाला था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन प्रारंभ में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के शुरुआती चुनाव बंगाल से हुआ था, परंतु विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान बंगाल में चली गई। पुनर्निर्वाचन इसके बाद कांग्रेस ने ए.एम. जयकर का इस्तीफा दिलवाकर महाराष्ट्र के पुणे सीट से खाली करवाई गई। वहां से बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा का निर्वाचित के लिए लाया गया था। संविधान सभा का वाचन, संविधान सभा का प्रारूप एक टोटल 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन 9 नवंबर से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। इसकी विशेषता प्रारूप समिति का सामान्य चर्चा हुआ था। प्रारूप समिति का सामान्य चर्चा तथा दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक। सबसे लंबा वाचन था। यह लगभग 11 महीने तक चला। इसमें खंडवार विचार विमर्श हुआ था। तीसरा और अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। यह अंतिम रूप से संविधान पारित कर दिया गया। संविधान लागू होने के प्रमुख चरण, संविधान लागू होने के 3 प्रमुख दिन निम्नलिखित है। पहला 26 नवंबर 1949, इस दिन संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, आंशिक रूप से लागू। इसमें लागू इस दिन कुल टोटल 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। ये अनुच्छेद मुख्य रूप से नागरिकता, राष्ट्रपति के शपथ, निर्वाचन आदि से संबंधित है। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, 95, 94 तक है। और दूसरा डेट है 24 जनवरी 1950। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक इसी दिन हुई थी। इसमें इसी दिन महत्वपूर्ण कार्य हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया और अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर करने वाले में 8 महिलाएं शामिल थी। 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपना स्वीकार किया गया था। और तीसरा डेट है 26 जनवरी 1950। इस दिन भारत के संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अगला है संविधान निर्माण से जुड़े प्रमुख आंकड़े। संविधान सभा सत्र के कुल 12 सत्र 167 बैठकें आयोजित की गई। समय टोटल इसमें 2 वर्ष 11 मिनट 18 दिन का समय लगा, जो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक का डेट को लिया जाता है। कुल खर्च इसमें लगभग 64 लाख रुपये हुए। सटीक आंकड़ा 63,96,729 रुपये। प्रारंभिक भाषा संविधान की अंग्रेजी थी, जिसे टाइप करके लिखा गया था। संविधान सभा कलाकृति और सुलेखन, हस्तलिपि सुलेखन, इसमें संविधान का प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के हाथों से इटैलिक भाषा में लिखा गया था। इन्होंने इस कार्य के लिए कोई पैसा नहीं लिया, बल्कि संविधान सभा में हर पन्ने पर अपना और अंतिम पन्ने पर दादा का नाम लिखने की शर्त रखी थी। चित्रकारी और सजावट, इसके हर पृष्ठ की चित्रकारी और सजावट सजाने के लिए शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा लिया गया था। इसमें नंदलाल बोस और राम मनोहर
सिन्हा प्रमुख थे। हिंदी अनुवाद संविधान सभा के अधिकारियों से हिंदी बसंत कुमार वैद्य ने किया था। संविधान सभा की प्रतिलिपियों के शब्द अंग्रेजी प्रतिलिपि में टोटल 1,17,369 शब्द थे, जबकि हिंदी में 1,45,000 शब्द थे। संरक्षण संविधान की दोनों मूल प्रति अंग्रेजी और हिंदी का वर्तमान में दिल्ली के केंद्रीय सभा संसद की लाइब्रेरी में सुरक्षित की गई है। वर्तमान में दस्तावेजों खराब होने से बचाने के लिए हीलियम गैस के से भरे विशेष ग्लास केज में रखा गया है। मूल बनाम वर्तमान संविधान की संरचना अनुच्छेद 395 वर्तमान में लगभग 450 संशोधन के बाद उप अनुच्छेदों को मिलाकर भाग 22 वर्तमान में आज भी 22 ही है, परंतु 4A, 9A, 9B आदि टोटल मिलकर 25 हो गए हैं। अनुसूची 8 से प्रारंभ में अभी 12 हो गए हैं। अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट के प्रस्ताव के आधार पर प्रशासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। गठन की तिथि 2 सितंबर 1946 को रखी गई थी। इसमें टोटल 15 सदस्य थे। अध्यक्ष लॉर्ड बेगल, उनके बाद लॉर्ड माउंटबेटन थे, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के दोहरे कार्य आज़ादी के बाद जब तक नई संसद का चुनाव नहीं होता तब तक संविधान सभा 2 अलग अलग भूमिकाओं में काम किया। अंतिम संसद के रूप में जब यह सभा आम कानून बनाने के लिए मिलती थी तो इसकी अध्यक्षता जी मावलंकर करते थे और संविधान के रूप में निर्माण करने की मिलती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। भारतीय संविधान के स्रोत भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के कई संविधानों का अधिनियमों का महत्वपूर्ण प्रदान किए गए हैं। जैसे ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदीय प्रणाली, उत्तरदायी सरकार, संसद की कार्रवाई, द्विसदनीय विधायिका, विधि का शासन, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का पद, संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया। अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति का महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, मौलिक अधिकार, विधि के समान संरक्षण, न्यायिक पुनर्वलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, शक्ति का पृथक्करण। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तहत यानी DPSP, राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, ये आयरलैंड से लिया गया। कनाडा से सशक्त केंद्र, शक्तिशाली संघ या केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, एकात्मक या संघीय प्रकृति, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक। जर्मनी के वाइमार संविधान से आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, समाजवाद का आदर्श। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान सभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के से राज्यपाल का पद, आपातकाल का प्रावधान, संघीय प्रणाली, लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 250 अनुच्छेद सीधे 1935 के अधिनियम से लिया गया। यह संविधान की ब्लूप्रिंट कहा जाता है। यहीं पे आज का वीडियो समाप्त करना की मूल अवधारणाएं। प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। यह महत्वपूर्ण आमुख जो संविधान की मूल अवधारणा, संविधान के आदर्श, राष्ट्र की प्रकृति और संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। प्रसिद्ध न्यायविद N.A. पाल्कीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। प्रस्तावना का मुख्य आधार विचार। प्रस्तावना का मूल विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो विश्व का पहला लिखित संविधान जिसमें प्रस्तावना शामिल थी। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है और इसका प्रस्तावना का वास्तविक आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। इसे 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। चलिए शुरू करते हैं इस प्रस्तावना के मूल शब्द का अर्थ। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया और राष्ट्र की प्रकृति। संविधान की शुरुआत में हम भारत के लोग से होती है, जो स्पष्ट करता है कि भारत का सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। इसके बाद राष्ट्र की प्रकृति SSSDR के क्रम में भी परिभाषित किया गया है। पहला इसका अर्थ है सोवरेन अर्थात संप्रभु। भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र है। दूसरा S सोशलिस्ट यानी समाजवादी, समाज में आय और अवसर की समानता स्थापित करना। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तीसरा S सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान आदर प्राप्त होगा। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया। चौथा है डेमोक्रेटिक अर्थात लोकतांत्रिक, जनता द्वारा चुनी गई सरकार का शासन होगा। फिर है R यानी रिपब्लिकन, राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। अगला है संविधान का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना में नागरिकों को मुख्य रूप से 4 आदर्श प्रदान करती है। पहला है न्याय। यह आदर्श रूसी क्रांति 1917 से प्रेरित है। इसमें पहला न्याय है सामाजिक, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। दूसरा है आर्थिक न्याय, जिसमें धन और संपत्ति के आधार पर भेदभाव का अंत। तीसरा है नैतिक, यह सभी
को समान राजनीतिक आधार प्रदान कर अधिकार और अवसर देता है। अगला है स्वतंत्रता। यह आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसमें पहली स्वतंत्रता विचार, दूसरा अभिव्यक्ति जो अनुच्छेद 19 में विस्तृत है, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म, पांचवा उपासना जो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। अगला है समानता। दो प्रकार का समानता दिया गया है। पहला है अवसर, रोजगार और विकास के समान मौके अनुच्छेद 16 में दिए गए हैं। प्रतिष्ठा, हर समाज में हर व्यक्ति की समान हैसियत जिसमें अनुच्छेद 14, 15, 17, 18 में दिए गए हैं। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, बंधुत्व, आपसी भाईचारे की भावना का विकास करना है। एकता, भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव। अखंडता, देश को टूटने से बचाना। इसी में भी 42वें संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया था। प्रस्तावना क्या बताती है? व्हाट डज द प्रेम्बल टेल? प्रस्तावना मुख्य 4 बातों पर स्पष्ट करती है। पहला, शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। राष्ट्र की प्रकृति जिसमें SSDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, एकता और अखंडता। इंग्लिश में बोले तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। स्वीकार करने की तिथि 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान सभा ने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था। संप्रभुता यानी सोवरेनिटी। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय बिना किसी बाहरी दबाव या हस्तक्षेप लेने में सक्षम होता है तो उस देश के संप्रभु राष्ट्र और इस स्थिति को संप्रभुता कहा जाता है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू होने की तिथि का एक पूर्णतः संप्रभु राष्ट्र है। ऐतिहासिक तथ्य, संप्रभुता का आधुनिक विचार सर्वप्रथम इटालवी विचारक मैकियावेली और बाद में फ्रांसीसी विचारक जीन बोर्डिन द्वारा दिया गया था। संप्रभुता के प्रकार, लोकप्रिय संप्रभुता, सत्ता भारत की जनता में निहित है। कानूनी संप्रभुता, देश की सर्वोच्च कानून शक्ति संविधान में निहित है। नाम मात्र की संप्रभुता, यह देश के राष्ट्रपति में निहित है जिनके नाम पर सारे काम होते हैं। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण देखें तो वर्तमान वैश्वीकरण के दौर में भारत की संप्रभुता, वैश्वीकरण के दौर में भी भारत एक संप्रभु राष्ट्र, पूर्ण रूप से संप्रभु राष्ट्र है क्योंकि भारत आज भी अपने स्वतंत्र निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम है। यदि भारत संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और अनेक वैश्विक संस्थाओं का सदस्य है, लेकिन यह सदस्यता स्वैच्छिक है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि भारत की संप्रभुता का हनन नहीं होता है। समाजवाद, भारतीय संविधान समाजवाद का मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। यह अवधारणा मुख्य रूप से सोवियत संघ राज्य व्यवस्था से प्रेरित है। तुलनात्मक विशेषण, विभिन्न विचारधाराएं, उदारवाद यानी लिबरलिज्म, इसके जनक जॉन लॉक। यह विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे अधिक बल देता है और मुक्त अर्थव्यवस्था फ्री मार्केट इकोनॉमी की संकल्पना का समर्थन करता है। इसमें समाज से अधिक प्राथमिकता व्यक्ति को दी जाती है। मार्क्सवाद यानी मार्क्सिज्म, इसके जनक कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के थे। यह विचारधारा मानती है कि पूंजीपति वर्ग का नाश कर केवल वर्ग संघर्ष और क्रांति के माध्यम से ही सचिव समानता स्थापित की जा सकती है। यह था, आज वहीं से शुरू करते हैं। तो पहला है समाजवाद। इसके वास्तविक प्रणेता लेनिन थे जो रूस के थे। यह विचार नियंत्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना पर आधारित है। इसमें व्यक्ति से अधिक महत्व समाज को दिया जाता है और उत्पादन साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। साम्यवाद, इसके जनक माओ त्से तुंग जो चीन के थे। यह समाज का उग्र रूप है जिसमें अर्थव्यवस्था और राज्य के संसाधनों पर पूरा समुदाय का कड़ा नियंत्रण होता है। भारतीय समाजवाद, इंडियन सोशलिज्म, भारत ने न तो पश्चिमी उदारवाद की पूरी तरह अपनाया है और न ही कट्टर मार्क्सवाद को। भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है जो मूल रूप से गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिला जुला रूप है। उद्देश्य समान मार्ग और अलग। गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों ही अंतिम उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना है, लेकिन जहां गांधीवाद अहिंसा, सर्वोदय और शांति के माध्यम से समानता स्थापित करना चाहता है, वही मार्क्सवाद इसके लिए हिंसा और वर्ग संघर्ष का मार्ग अपनाता है। भारत का समाजवाद गांधीवादी शांति और कल्याण की ओर अधिक झुका हुआ है। DS नकारावाद 1982 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने DS नकारा बनाम भारत संघ 1982 के मामले में ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि भारतीय समाजवाद केवल एक राजनीतिक विचारधारा नहीं बल्कि यह एक नीति के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय समाजवाद का मूल लक्ष्य, इसका मूल उद्देश्य गरीबों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ द पुअर, राष्ट्रीय संसाधनों का उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण, इक्विटेबल ड्यूरेशन ऑफ रिसोर्सेस और
यह सुनिश्चित करना कि धन का संकेंद्रण यानी करेक्शन ऑफ वेल्थ कुछ ही हाथों में ना हो। यह दर्शन संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39B और 39C से स्पष्ट निहित है। यहीं पे एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, क्या भारत ने 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद भारत के समाजवाद में आज भी जीवित है? तो इसका उत्तर दृष्टिकोण हो जाएगा 1991 में भारत ने LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों को अपनाया है। यह सच है कि LPG के बाद देश में निजीकरण तेजी से बढ़ा है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक असमानता में भी वृद्धि हुई है, लेकिन इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि भारत का समाजवाद समाप्त हो गया है। वर्तमान समय में समाजवाद की प्रासंगिकता। निश्चित अर्थव्यवस्था। भारत समाजवाद आज भी निजी और सरकारी दोनों प्रकार की संपत्तियों और क्रमों का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। कल्याणकारी राज्य। भारत सरकार की नीतियां आज भी केंद्र में गरीब कल्याण सर्वोपरि है। योजनाएं एवं नीतियां। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, निःशुल्क स्वास्थ्य, विधवा पेंशन योजना, मुफ्त राशन, PDS इस आदि का प्रमाण है कि राज्य वंचित वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। निष्कर्षतः यह अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में बदलाव के बावजूद सरकार की नीतियां और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण आज भी भारतीय समाज में पूरी तरह जीवंत और प्रासंगिक है। पंथ निरपेक्षता। मूल संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शामिल नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के अधिनियम के तहत जोड़ा गया। यद्यपि यह 1976 में जोड़ा गया, लेकिन अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत संविधान में जन्म से ही पंथ निरपेक्ष था। 1994 के RSR मुंबई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया था। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों कि RSR मुंबई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है। पंथ निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ लेटरल मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति से नहीं बल्कि उन नियमों का समुच्चय है जो व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदाचार का धारण करता है। निरपेक्ष किसी चीज से अलग या तटस्थ रहना। निष्कर्ष अतः शब्दों का धर्म निरपेक्षता का अर्थ है धर्म से पूर्ण अलगाव। भारतीय संविधान धर्म निरपेक्षता बनाम पंथ निरपेक्षता। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण सेक्युलरिज्म के लिए धर्म निरपेक्षता के बजाय पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका कारण महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार राजनीति या राज्य धर्म के से अलगाव संभव नहीं है, क्योंकि भारत में धर्म का अर्थ कर्तव्य से भी जोड़ा गया है, जैसे राजधर्म, राष्ट्रधर्म। इसके लिए राज्य को धर्म से अलग नहीं रखा जा सकता। राज्य केवल विभिन्न पूजा पद्धतियों या संप्रदायों से तटस्थ रहता है। तुलनात्मक विश्लेषण। भारतीय बनाम पश्चिमी पंथ निरपेक्षता। भारतीय मॉडल सर्वधर्म समभाव सभी धर्मों को समान पर आधारित है। राज्य का धर्म। भारत में राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। समानता। सभी राज्य को सभी धर्मों का समान और समान संरक्षण देता है। हस्तक्षेप का अधिकार। भारतीय मॉडल में राज्य और धर्म के बीच पूर्ण अलगाव नहीं है। राज्य आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक कार्यों में सदाचार और लोक स्वास्थ्य के आधार पर सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे छुआछूत या सती प्रथा का अंत। राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन धर्म का राज्य के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। पश्चिमी पंथ निरपेक्षता वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। यह मॉडल राज्य और धर्म के बीच कठोर अलगाव की वकालत करता है। राज्य का धर्म या कोई अपना धर्म नहीं होता है। तटस्थता किसी राज्य का धर्म की मान्यता नहीं देता है। पूर्ण अलगाव राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट और पूर्ण अलगाव होता है। राज्य धार्मिक मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता और न ही धर्म राज्य के मामले में। उदाहरण अमेरिका, फ्रांस। अगला है धार्मिक देश यानी रिलीजियस स्टेट। धार्मिक देशों में राज्य का अपना धर्म घोषित होता है और राज्य पूरी व्यवस्था उसी धर्म के अनुसार संचालित होता है, जैसे पाकिस्तान और वेटिकन सिटी। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। इस शब्द की उत्पत्ति लोकतंत्र के ग्रीक डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डेमोस जिसका अर्थ जनता या पीपल, दूसरा है कर्टिया या शासन। अर्थ लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता का शासन। लोकतंत्र के आधुनिक समय में सरकार सबसे प्रचलित लोकतंत्र के रूप में लोकप्रिय है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सच्चा लोकतंत्र ट्रू डेमोक्रेसी। एनसीईआरटी प्रेस्क्रिप्टिव यानी एनसीईआरटी के अनुसार सच्चा लोकतंत्र क्या है?
यह केवल चुनाव करा लेना ही लोकतंत्र नहीं है, एक सच्चे लोकतंत्र में निम्नलिखित शर्तें होने अनिवार्य है। पहला विकल्प, जनता के पास चुनाव के दौरान अधिक और मजबूत राजनीतिक विकल्प मौजूद होने चाहिए। दूसरा, निर्णय क्षमता, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार ही वास्तविक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र और सशक्त हो। इसमें बाहरी अलोकतांत्रिक शक्ति का दबाव न हो। पारदर्शिता, निर्वाचन पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान का मूल ढांचा माना गया है। अगला है गणराज्य। अगला है गणराज्य। गणराज्य उस व्यवस्था को कहते हैं जहां का राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता है। वह पद वंशानुगत नहीं होता है। लोकतंत्र और गणराज्य में अंतर, इसके लोकतंत्र में सरकार का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है और गणराज्य में इस राष्ट्र का प्रमुख जैसे राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। विश्लेषण, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के एक लोकतंत्र है क्योंकि वहां सरकार चुनी जाती है, लेकिन वहां गणराज्य नहीं है क्योंकि वहां राष्ट्राध्यक्ष राजा या रानी आदि वंशानुगत होता है। संवैधानिक राजतंत्र है। भारत में एक ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख और राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख दोनों निर्वाचित होते हैं। अगला है न्याय। प्रस्तावना में न्याय का विचार 1917 रूस की सोवियत क्रांति से ली गई है। प्रस्तावना में न्याय को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व से ऊपर रखा गया है। भारतीय संविधान को 3 प्रकार से न्याय प्रदान करता है। पहला है सामाजिक न्याय, जिसका अर्थ समाज में सभी को समान अवसर प्रदान करना, जाति, धर्म, लिंग के स्थान पर जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न करना, समाज में समानता और छुआछूत जैसे पूरी तरह समाप्त करना ही सामाजिक न्याय है। सामाजिक संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, मूल, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। 16 में अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों की समान अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। और वहीं 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा और संबंधी हितों का अभिवृद्धि। राजनीतिक न्याय, इसका अर्थ देश के हर नागरिक को राजनीतिक प्रक्रियाओं में समान रूप से भागीदारी करने का अधिकार। इसके अंतर्गत चुनाव लड़ने और वोट डालने का अधिकार शामिल है। संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 325 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से शामिल न होने के लिए आयोग ठहराया नहीं जा सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 326, लोकसभा विधानसभा चुनाव में व्यक्ति मताधिकार के आधार पर वोट दिए जाएंगे, आधार पर होंगे। अगला है आर्थिक न्याय। आर्थिक आधार किसी के साथ भेदभाव न होना, आर्थिक संसाधन इकोनॉमिकल रिसोर्स का उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, समाज में धन का संकेंद्रण, करेक्शन ऑफ वेल्थ कुछ ही हाथों में न होना, उत्पादन के साधनों पर सभी का समान रूप से अधिकार हो। अगला है संवैधानिक प्रावधान 39B, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अनुच्छेद 39C, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादक साधनों का सर्व संधारण के लिए अहितकारी केंद्र न हो, जैसे अमीरी गरीबी की खाई को कम करना है, इसके लिए लाएगा स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता नागरिकों के लिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहला है विचार, सोचने और अपना दृष्टिकोण बनाने की आजादी। अभिव्यक्ति, व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आजादी, बोलकर, लिखकर या कला द्वारा। विश्वास, किसी भी विचारधारा में मानने की आजादी। धर्म, किसी भी धर्म को अंतःकरण से स्वीकार करने की आजादी। उपासना, अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति करने की आजादी। भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, वहीं 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को विस्तृत रूप में वर्णित किया गया है। स्वतंत्रता की प्रकृति सकारात्मक बनाम नकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता इस है कि यह किसी ऐसी स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति के प्रतिबंधों का पूर्ण रूप से अभाव होता है, यह स्वतंत्रता को जन्म देती है, स्वच्छंदता को जन्म देती है। सकारात्मक भेदभाव, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता को सकारात्मक रूप से अपनाया गया है। इसका अर्थ है कि उचित प्रतिबंधों के दायरे में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना। अनुच्छेद 19 के 2 के तहत राज्य देश की स्वेच्छा, संप्रभुता और लोक व्यवस्था के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निबंधन लगा सकती है। समानता, इक्वलिटी और समता, इक्विटी। प्रस्तावना में नागरिकों के 2 प्रकार की समानता प्राप्त हुई की बात की गई है। पहला है अवसर की समानता, इक्विटी फॉर अपॉर्चुनिटी, अनुच्छेद 15 और 16 में वर्णित है। प्रतिष्ठा की समानता, इक्विटी फॉर स्टेटस, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के माध्यम से। समानता बनाम समता, समानता इसका सीधा अर्थ शरीर के साथ एक जैसा
व्यवहार करना जहां किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। समता, भारतीय संविधान के मुख्य रूप से समता का सिद्धांत अपनाता है। इसके तहत समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसका अर्थ है कोई वर्ग ऐतिहासिक या सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो उसे मुख्य धारा में लाने के लिए सकारात्मक भेदभाव या रचनात्मक भेदभाव कर सकता है। जैसे आरक्षण की व्यवस्था, इसी सकारात्मक भेदभाव करके समाज को बराबरी लाने का प्रयास को समता कहते हैं। अगला है बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। इसका अर्थ भाईचारा, एक ऐसी भावना जिसके अंतर्गत व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और देश की अखंडता सुनिश्चित करती है। ऐतिहासिक स्रोत, भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के तीनों आदर्श को फ्रांस की क्रांति से लाए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तीनों हमेशा एक साथ रहते हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता या एक त्रिमूर्ति की तरह कार्य करते हैं। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को पवित्र और सर्वोच्च माना गया है। अतः राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति की गरिमा को विशेष महत्व दे और उसकी रक्षा करे। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। राष्ट्र की एकता, यूनिटी ऑफ द नेशन, यह एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विचार है। साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट, यह किसी राष्ट्र के लोगों के मध्य जो मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक लगाव से जुड़ा होता है उसे ही एकता कहते हैं। जैसे हम सब भारतीय की भावना। देश की अखंडता, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यह एक भौगोलिक अवधारणा है जो किसी देश के नागरिकों के मध्य अपनी मातृभूमि और उसके भूगोल के प्रति जो लगाव है उसको अखंड जुड़ा होता है, उसे अखंडता कहते हैं। अर्थात देश के किसी भी हिस्से को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अगला है, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? हो सकता है। यह भारतीय नीति और न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा विवाद रहा है। अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, इसके विकास के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से समझा जा सकता है। पहला है बेरूबारी मामला 1960 का मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। गोलकनाथ बनाम भारत संघ 1967 में माना कि प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इसे संविधान का भाग नहीं माना गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ऐतिहासिक मोड़ था जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है, अतः इसमें 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया और कहा कि संसद प्रस्तावना में किसी भी हिस्से संशोधन कर सकती है, लेकिन वह मूल ढांचे को नष्ट या संशोधित नहीं कर सकती है। संशोधन का क्रियान्वयन, केशवानंद भारती के केस के मामले के बाद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में पहली बार और एकमात्र बार संशोधन किया गया। इसमें 3 नए शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता को जोड़ा गया। SR मुंबई बाद में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना। LIC ऑफ इंडिया बाद में जो 1995 का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक और अभिन्न अंग माना। प्रस्तावना का महत्व, यदि प्रस्तावना सरकार का कोई विशेष शक्ति प्रदान नहीं करती है, फिर भी यह संवैधानिक और कानूनी महत्व अत्यंत व्यापक है। गैर न्यायोग प्रस्तावना की प्रकृति गैर न्यायोग है, अतः इसका अर्थ है केवल प्रस्तावना में लिखी बातों को लागू करवाने के लिए कोई नागरिक न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। व्याख्या में सहायक, जब संविधान में कोई अनुच्छेद अस्पष्ट होता है तो या उसके अर्थ नहीं निकलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट संविधान की सही व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लेता है। संविधान के साथ जुड़ाव, प्रस्तावना संविधान के साथ विशेष महत्व रखती है। यदि इसे संविधान से अलग कर दिया जाए तो इसका कोई अपना स्वतंत्र कानूनी वजूद नहीं रह जाता है, कानूनी वजूद या महत्व नहीं रह जाता है। प्रस्तावना पर विद्वानों का महत्वपूर्ण कथन, स्टेटमेंट बाय इंटीमेंट स्कॉलर्स, विभिन्न न्यायवादियों और संविधान के विशेषज्ञों के महत्व को निम्नलिखित व्यक्त शब्दों में व्यक्त किया है। जैसे N.A. पालकीवाला प्रस्तावना को परिचय पत्र का रहा है संविधान का। K. मुंशी ने हमारे संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने यह संविधान की आत्मा कहा गया है। अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर ने संविधान को हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार का प्रतिफल है। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है, वहीं संविधान का मूल मंत्र ईंधन कहा है। बार्कर द्वारा इसे इतने प्रभावित थे कि इस प्रसिद्ध पुस्तक अपने प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत भारत की प्रस्तावना से की थी। अगला टॉपिक है भाग 1, आर्टिकल 1 से 4, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 1, भारत का संघ उसके राज्य क्षेत्र। विषय, भारत का संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1, भारत का स्वरूप। आर्टिकल 1 में मुख्य बिंदु, इंडिया जो कि भारत व राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट।
राज्य क्षेत्र का विस्तार। भारतीय राज्य क्षेत्र निम्नलिखित शामिल होंगे। पहला, राज्यों का राज्य क्षेत्र। दूसरा, संघ से क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे राज्य क्षेत्र जो भविष्य में आयोजित किए जाए। संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर ने स्पष्ट किया था कि राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयोग जानबूझकर किया गया है, क्योंकि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है और न ही किसी राज्य से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ, परिसंघ और महासंघ में अंतर। इसके आधार, संघ जहां प्रशासनिक सुविधा के लिए संघ के राज्यों का निर्माण किया जाता है। दूसरा, परिसंघ जहां राज्यों के समझौते के माध्यम से एक संघ का निर्माण करते हैं। महासंघ, स्वतंत्र राष्ट्र आपस में मिलकर एक ढीले संघ का निर्माण करते हैं। समझौता, भारतीय संघ राज्यों के मध्य हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और परिसंघ में यहाँ संघ राज्यों से संघ बनता है समझौते के तहत। यह पूरी तरह प्रभु राष्ट्रों का आपस में समझौते पर निर्भर है। प्रकृति, संघ की प्रकृति, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात भारत सरकार राज्यों को सीमा बदल सकती है पर राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। परिसंघ में यह अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यह विनाशी राज्यों का विनाशी संघ भी हो सकता है। यह अत्यंत कमजोर होता है। महासंघ अत्यंत कमजोर, चाहे वह अलग हो सकता है। दिशा, राज्य संघ भारत में संघ से राज्य और राज्यों से संघ नहीं है। संघ से और जो परिसंघ है वो राज्य से संघ बने हैं, यानी राज्यों के बीच मिलने से बनता है। जो स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर महासंघ बनाते हैं। उदाहरण, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा हो जाएगा यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय संघ। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट्स। अनुच्छेद 2 में मुख्य बिंदु, यह संसद को यह अधिकार है कि विधि बनाकर भारत की बाहरी सीमा में किसी राज्य के भारतीय संघ में प्रवेश कर स्थापना कर सकती है। सरल शब्दों में, ऐसा कोई राज्य जो क्षेत्र वर्तमान समय भारत के हिस्सा नहीं है उसे भारतीय राज्य में जोड़ना। ऐतिहासिक उदाहरण, 35वां संविधान संशोधन 1974, इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया और इसके लिए अनुच्छेद 2(1) और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया। अनुच्छेद 3, राज्य के आंतरिक पुनर्गठन, इंटीरियर रिकॉग्निशन। आर्टिकल 3 में इसका मुख्य बिंदु, संसद विधि द्वारा भारत की आंतरिक सीमा में परिवर्तन कर सकती है। इसके तहत किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के क्षेत्र सीमा बढ़ा या घटा सकती है। किसी राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण, राज्यों के नाम और क्षेत्र परिवर्तन की प्रक्रिया की शर्तें। अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य के 2 अनिवार्य शर्तों का पालन करना होता है। पहला, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी। ऐसे परिवर्तन कोई भी विधेयक जो संसद के केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। राज्य के विधानमंडल की राय, राष्ट्रपति इस विधेयक पर संबंधित राज्य के उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं एक समय सीमा के भीतर। नोट, विधानमंडल की सहमति या समिति मानने के लिए संघ सरकार बाध्यकारी नहीं है। पारित होने की प्रक्रिया, अतः राज्यों का नाम क्षेत्र परिवर्तन में भारत साधारण बहुमत से कर सकती है। अनुच्छेद 3 में बनाए गए नए राज्य का उदाहरण, पहला छत्तीसगढ़ जो 1 नवंबर 2000 को बना, यह मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। उत्तराखंड यह 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। झारखंड 15 नवंबर 2000 जो बिहार से अलग होकर बना। तेलंगाना 2 जून 2014 जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। अनुच्छेद 4, संशोधन की प्रकृति। मुख्य बिंदु, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव या संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। प्रक्रिया, ऐसे विधेयक संसद में साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किए जाते हैं। प्रभाव, किसी भी अनुच्छेद, जब भी अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग होता है तो अनुसूची 1 में अनुसूची 1 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों के आवंटन स्वतः बदलाव हो जाता है। अनुसूची 1 में संशोधन के लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था। लिखा गया है किसी तकनीकी को समझे चूंकि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देना था और सह अस्तित्व अनुच्छेद 2(1) के तहत प्रावधान खत्म करना था, इसीलिए 36वां संविधान संशोधन प्रयोग किया गया। समानता, नए राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन 1968 की आवश्यकता नहीं होती है। बेरू बावड़ी मामलावाद 1960, यह एक ऐतिहासिक मामला था जिसने सवाल उठा कि क्या संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके भारत के कोई क्षेत्र विदेशी राज्य सौंप सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, अनुच्छेद 3 के तहत केवल आंतरिक पुनर्गठन का अधिकार है, न यदि भारत राज्य का कोई हिस्सा किसी अन्य राज्य को सौंपा जाएगा तो इसके लिए अनुच्छेद 380 के तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होगी। हालांकि यदि कोई बाहरी क्षेत्र भारत में मिलाया जाए तो इसे संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।
विदेशी राष्ट्रों के साथ भारत की भूमि का हस्तांतरण और प्रमुख संशोधन। पहला है 9वां संविधान संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के संशोधन किया गया था और बेरुबाड़ी क्षेत्र पश्चिम बंगाल यानी पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। 100वां संविधान संशोधन 2015। यह भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता था, जिसमें कुछ बस्तियों का आदान प्रदान किया गया था। भारत में राज्यों का पुनर्गठन और एकीकरण। पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता के समय 1947 में भारत कुल मिलाकर 552 देशी राष्ट्रों में बटी हुई थी, जो भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर ही आती थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मीना के प्रयासों से इनमें 349 ने देशी राष्ट्रों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का स्वीकार कर लिया। 3 देशी रियासत भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, निम्नलिखित तरीके से शामिल किया गया था। पहला, विवादित देशों की रियासत के विलय। पहला, हैदराबाद। यहाँ निजाम स्वतंत्र रहने की घोषणा की। यहाँ ऑपरेशन पोलो के तहत जो 1948 के माध्यम से भारत का हिस्सा बनाया गया, जो एक पुलिस कार्रवाई थी। जूनागढ़। यहाँ नवाब पाकिस्तान जाना चाहते थे, जबकि जनता भारत के साथ आई। इससे जनमत संग्रह 1948 के माध्यम से भारत का हिस्सा बनाया गया। अनुच्छेद। फिर तीसरा है जम्मू कश्मीर। पाकिस्तानी कबीलाई आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और 26 अक्टूबर 1947 को यह भारत का हिस्सा बना। स्वतंत्रता के बाद राज्यों को 4 श्रेणियां थी। संविधान लागू होने के समय 1950 में भारत के संघों को 4 श्रेणियों ABCD में बांटा गया था। श्रेणी 1 में श्रेणी A ब्रिटिश प्रांत, जहां ब्रिटिश का गवर्नर का शासन था। इसकी संख्या 9 थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास, मुंबई थे। वहीं सेक्शन B में, पार्ट B में देशी रियासतें विधानमंडल के साथ शाही शासन में, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, पटियाला, मध्य भारत, राजस्थान। और पार्ट C में कमिश्नरी क्षेत्र, जिसमें ब्रिटिश काल में मुख्य आयुक्त क्षेत्र थे, जिसमें दिल्ली, कुर्ग जो कर्नाटक हो गया, हिमाचल प्रदेश, अजमेर, मेरवाड़ा। पार्ट D में अकेला द्वीप क्षेत्र द्वारा संचालित, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल थे। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत और 7वें संविधान संशोधन में ABCD श्रेणियों से समाप्त कर दिया गया और 14 नए राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर अलग राज्य होने की मांग तीव्र होती चली गई। इसकी मांग की समीक्षा के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों का समितियों का गठन किया गया। पहला समिति था SK धर आयोग, जो 1948 में बनाया गया। इसके अध्यक्ष SK धर, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। इसकी विशेषता, यह भाषा के आधार पर राज्य गठन करने वाला प्रथम आयोग था। रिपोर्ट 1948 में सौंपा। इसमें आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग ने गठन जून 1948 में संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। इसे भाषाई प्रांत आयोग भी कहा जाता है। अगला था JVP आयोग 1948। इसके धर की रिपोर्ट के बाद उपजे असंतोष को शांत करने के लिए कांग्रेस द्वारा इस समिति का गठन किया गया। इसमें 3 सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। इस रिपोर्ट 1949 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया। इस समिति का गठन दिसंबर 1948 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जयपुर के अधिवेशन में किया गया था। आंदोलन उग्र होना और पहले भाषाई आधार पर गठन। JVP रिपोर्ट के बाद राज्य का पुनर्गठन की मांग और अधिक उग्र हो गई। पोट्टी श्री रामल्लू का अनशन। 56 दिन की लंबी भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय हिंसा शांत करने के लिए भारत सरकार को मजबूरन आनंद फानन में 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का राज्य गठन करना पड़ा। यह भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था। अगला है फजल अली आयोग। आंध्र प्रदेश गठन के बाद अन्य भाषाई समूहों का अलग होने की मांग तेज हो गई। इसके राज्य पुनर्गठन आयोग का आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य राज्यों में मांग तेज हो गई, जिसके समाधान के लिए इस आयोग का गठन किया गया। इसके राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। इसके सदस्य 3 सदस्य फजल अली अध्यक्ष थे, KM पनिकर और हृदयनाथ कुंजू। रिपोर्ट 1955 में सौंपी। राज्य आयोग ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। हालांकि आयोग ने राज्यों के गठन के प्राथमिक आधार भाषा को माना, लेकिन यह स्पष्ट किया कि देश की एकता, सुरक्षा और प्रशासनिक सुविधा सर्वोपरि होनी चाहिए। सिफारिश
आयोग ने 16 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की मांग को बनाने की सिफारिश की थी। राज्यों का गठन, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 फजल अली आयोग की सिफारिशों और कुछ संशोधन के साथ लागू करने के लिए संसद को यह अधिनियम पारित किया गया। संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 किया गया। इसमें श्रेणियों की समाप्ति कर दी गई और 7 भाग को निरस्त कर दिया गया और पुरानी एबीसीडी श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। नया गठन 1 नवंबर 1956 में भारत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्षेत्रीय परिषद, इस अधिनियम के तहत भारत में अंतर क्षेत्रीय परिषद बढ़ाने की मांग के लिए 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। पहला उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दूसरा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, तीसरा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, चौथा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और 5वां मध्य क्षेत्रीय परिषद। इसके चेयरमैन, परिषदों के चेयरमैन के अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि संविधिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन संसदीय अधिनियम 1956 के द्वारा हुआ है। बाद में 1971 में अधिनियम के द्वारा एक छठी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, जो अभी भी है। 1956 में गठित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बम्बई, जो 1956 में महाराष्ट्र, गुजरात एक ही थे। मद्रास। केंद्र शासित प्रदेश देखे तो अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप। 9वां राज्य मैसूर, 10वां जम्मू कश्मीर, 11 आंध्र प्रदेश, 12 पंजाब, 13 केरला और 14 असम। राज्यों का गठन के कार्यक्रम उनके अनुसार ठीक क्या है? आम गुना है, मैम तुझसे आओ, मौज लो, छाता उठाओ, जाने पहले बैठ जाओ। अच्छा के आधार पर पहला है आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953, महाराष्ट्र का 1 मई 1960, गुजरात का 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975 36वां संशोधन, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987, मिजोरम 20 फरवरी 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। यही पे आज का वीडियो टॉपिक समाप्त हो जाए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद। दो नागरिकता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमने पिछले क्लास में भाग 1 पूरा कर लिया है, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है नागरिकता क्या है। परिभाषा: जिन व्यक्तियों को किसी भी देश के पूर्ण राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे देश के प्रति निष्ठा रखते हैं, उन्हें उस देश का नागरिक कहते हैं। राजनीतिक मानव के प्रकार: पहला है राज्य के साथ संबंधों के आधार पर दुनिया का राजनीतिक व्यापार 4 प्रकार के होते हैं। पहला नागरिक, जिन्हें हम राज्य के सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा विदेशी, जो किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं, इन्हें कुछ मूल अधिकार जैसे 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त नहीं होते हैं। शरणार्थी, जो लोग उत्पीड़न या युद्ध के कारण अपना देश छोड़कर किसी अन्य देश में शरण लेते हैं, उसे शरणार्थी कहते हैं। राज्यविहीन, ऐसे लोग हैं जिनका राज्य समाप्त हो चुका है, जिन्हें किसी देश के द्वारा अपने नागरिक नहीं माना जाता है। पहला भारत में नागरिकता का स्वरूप। नेचर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप: भारत में गहरी एक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ है भारत में राज्यों को अपनी कोई अलग से नागरिकता नहीं होती है। यहाँ केवल एक संघ यानी यूनियन यानी भारत देश की नागरिकता होती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बिहार का निवासी हो सकता है, लेकिन वह बिहार का नागरिक नहीं हो, वह नागरिक केवल भारत का होगा। भारत में कोई भी नागरिक एक ही समय में किसी अन्य देश के नागरिक नहीं बन सकता है। भारत में एकल नागरिकता का यह कॉन्सेप्ट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके विपरीत अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में द्वितीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इन देश और राज्य दोनों का अलग अलग प्रावधान किया गया है। अलग है नागरिकता के मुख्य 2 सिद्धांत। पहला प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप, जस्ट सोली सिद्धांत, राइट टू सॉल्व, भूमि के आधार पर नागरिकता का अधिकार। इसके तहत किसी बच्चे को उस देश की नागरिकता मिल जाती है जहां उसके जन्म हुआ हो, चाहे वह माता पिता किसी भी देश के हो, उदाहरण के लिए अमेरिका। दूसरा है जस्ट सेवनेस का सिद्धांत, राइट ऑफ ब्लड, रक्त के संबंध के आधार पर नागरिकता का अधिकार। यह इसके तहत बच्चे को नागरिकता उस माता पिता की नागरिकता के आधार पर मिलती है, चाहे वह जन्म किसी भी दुनिया में क्यों न हुआ हो। उदाहरण के लिए भारत विशेष रूप से 2003 के संशोधन के बाद भारत इस सिद्धांत को और अधिक सख्ती से अपनाया है ताकि अवैध प्रवासियों को रोका जा सके। नागरिकता से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद 5 से 11 भारत के संविधान के भाग 2 में मुख्य रूप से इसकी चर्चा की गई है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू होने की तिथि में भारत का नागरिक कौन था, इसके बाद नागरिकता संसद तय करती है। दूसरा है अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, आर्टिकल 5
26 जनवरी 1950 को प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक माना जाएगा जिसने भारत के मूल निवास तथा और जो निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरी करता है। पहला ऑप्शन भारत में जन्म हुआ हो, दूसरा उसके माता पिता किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, तीसरा संविधान लागू होने के ठीक पहले वह कम से कम 5 साल तक भारत में लगातार निवास कर रहा हो। अनुच्छेद 6 भारत से पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। यह अनुच्छेद उन लोगों के लिए संबंधित है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए हैं। मूल शर्त किसी व्यक्ति के माता पिता दादा दादी या नाना नानी किसी भी में जन्म अविभाजित भारत और वह पाकिस्तान से भारत आया है तो इसके लिए 19 जुलाई 1948 का परमिट लागू होने की तिथि बनाई गई है। पहला 19 जुलाई से पहले भारत आने वाले जो लोग इस तारीख से पहले भारत आ गए हैं उन्हें स्वतः भारत की नागरिकता मिल गई है। 19 जुलाई के बाद आने वाले जो लोग इस तारीख के बाद भारत आए हैं उन्हें नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना पड़ा। इसके लिए उन्हें आवेदन करने से पहले कम से कम 6 महीने तक भारत में निवास करना अनिवार्य था। नोट 19 जुलाई 1948 को इन दोनों देशों के बीच आधिकारिक रूप से परमिट प्रणाली लागू हुई थी। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत लौटने वालों की नागरिकता। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया उससे भारत की नागरिकता नहीं माना जाएगा। अपवाद में लेकिन यह व्यक्ति यदि 1 मार्च 1947 बाद पाकिस्तान गया और स्थायी रूप से बसने के लिए 19 जुलाई 1948 तक परमिट लेकर भारत लौट आया उसे नागरिकता मिल जाएगी। यदि वह 19 जुलाई 1948 को बाद लौटा तथा नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम उसे 6 महीने तक भारत में निवास करने के लिए भारत में पंजीकरण करना होगा अनुच्छेद 6 की तरह। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वालों मूल PIO व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 8 में किया गया है। यह प्रावधान उन लोगों के लिए है जो भारत से बाहर विदेश में रह रहे हैं। यदि व्यक्ति माता पिता दादा दादी या नाना नानी किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ तो लेकिन किसी व्यक्ति का वर्तमान में भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो तो भारत का नागरिक राजनयिक या कूटनीतिक प्रतिनिधि डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव के पास पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिक को स्वेच्छा से ग्रहण करने पर यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद भारत का एकल नागरिकता सिद्धांत को सख्ती से लागू करता है। अनुच्छेद 10 भारत की नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता तब तक बनी रहेगी या सुरक्षित रहेगी जब तक वह संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत समाप्त न किया जाए। सरल शब्दों में सरकार या न्यायिक कार्यपालिका अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीन सकती है। यह केवल संसदीय विधि के तहत ही संभव है। अनुच्छेद 11 संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार और विधि एवं विनियम। आर्टिकल 11 नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का सर्वोच्च शक्ति केवल भारतीय संसद में निहित है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने ऐतिहासिक नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया था। संशोधन के समय पर अधिनियम में संशोधन किए गए हैं जैसे वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। भारत सरकार का गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नागरिकता संबंधित सभी मामलों कानूनों के क्रियान्वयन और विदेशी नागरिकों के पंजीकरण के लिए नोडल मंत्रालय है। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के अनुच्छेद 11 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने यह अधिनियम पारित किया थी। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके और समाप्त करने के 3 तरीके बताए गए हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके। पहला, जन्म से प्रारंभिक समय में 1955 से 1987 तक 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति बच्चा स्वतः भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे वह माता पिता किसी भी राष्ट्रीय या तो कुछ भी हो। दूसरा, प्रथम संशोधन 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे बच्चे की नागरिकता तब मिलेगी जब जन्म के समय उसके माता पिता कोई एक भारतीय नागरिक हो। कठोर नियम के बाद 2003 के बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे तभी बच्चे की तभी नागरिकता मिलेगी उनसे माता पिता कोई एक भारतीय हो और दूसरा कोई अवैध प्रवासी ना हो। दूसरा है वंश के आधार पर बाय डिसेंट। यह उन बच्चों के लिए जिनका जन्म भारत में के बाहर हुआ हो। यदि किसी बच्चे का जन्म भारत के बाहर हुआ हो उसके वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है यदि जन्म के समय माता पिता दादा दादी या नाना नानी भारत के नागरिक हो। शर्त, ऐसे बच्चे का जन्म पंजीकरण के समय 1 वर्ष के भीतर भारत संबंधित किसी भारतीय दूतावास में कराना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र देना होता है कि बच्चे के समय किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। 1992 के नागरिकता संशोधन के अधिनियम के मामले में पहले आधार पर जन्म वंश के आधार पर नागरिकता केवल पिता के होने पर मिलती थी। 1992 के बाद इसमें माता को भी शामिल कर लिया गया। अगला है पंजीकरण के आधार पर यह नागरिकता भारत सरकार गृह मंत्रालय प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से भारत के मूल व्यक्तियों यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भारतीय के नागरिकों को विवाह करने वाले विदेशियों के लिए है। शर्त, आवेदन करने से पहले व्यक्ति कम से कम
7 वर्ष तक भारत में निवास करना आवश्यक है। यह नागरिकता गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी आईबी के द्वारा सकारात्मक रिपोर्ट की जाती है। देशीय करेंसी से उन विदेशियों के लिए है जिनका भारत के पूर्व कोई अन्य या उन विदेशियों के लिए जिनका भारत से कोई पूर्व संबंध या रक्त संबंध नहीं है। सामान्य साथ यदि कोई विदेशी पहले 14 वर्ष भारत में रहा हो, उसके बाद आवेदन करने के ठीक पहले लगातार 1 वर्ष भारत में रहना होगा। उससे पहले 13 वर्ष में कम से कम 11 वर्ष भारत में निवास करना होगा, यानी टोटल 11 + 1 यानी 12 वर्ष भारत में निवास करना होगा। विशेष छूट यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के नज़र में विख्यात है, जैसे वही कोई महान वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार या संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी एक का विशेषज्ञ है, तो उसके लिए शर्तें कम या समाप्त की जा सकती है। जैसे गायक अदनान स्वामी को नागरिकता दी गई। 5वां है किसी भूभाग को भारत में मिलाकर यदि कोई नया विदेशी भूभाग भारत में मिलाया जाता है तो उससे क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। नोट: नागरिकता स्वतः नहीं होता है, यह भारत की अधिसूचना जारी करके तय करती है कि किन्हें नागरिकता मिलेगी और इसके लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है। उदाहरण के लिए 1962 में जब पुडुचेरी भारत का हिस्सा बना तो सरकार की नागरिकता आदेश 1962 के तहत जारी करके वहाँ के लोगों को नागरिकता दी गई। गोवा और दमन दीव में मामले में ऐसा हुआ था। बी: नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके हैं। पहला, स्वैच्छिक त्याग। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण आयु और क्षमता के आधार पर भारत की नागरिकता स्वेच्छा से त्याग करके अपनी भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। प्रवासन या समाप्त करना: यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे एकल नागरिकता के सिद्धांत के आधार पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तीसरा है वंचित करना। यह भारत की नागरिकता भारत सरकार द्वारा समाप्त करने के अनिवार्य कदम है। निहित में से नागरिकता छीन जा सकती है। पहला है भारत की नागरिकता धोखाधड़ी या गलत तरीके से पंजीकरण प्राप्त की गई हो। दूसरा, युद्ध के समय शत्रु देश के साथ व्यापार या खुफिया सूचना देने पर। तीसरा, व्यक्ति के देशद्रोही यदि गतिविधियों में होने पर। यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहा हो तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। यदि व्यक्ति को पंजीकरण के या देशीकरण की नागरिकता मिले तो देश में 5 वर्ष हुए हों तो वह इसी दौरान 2 वर्ष पहले से अधिक जेल की सजा हो जाए तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। पहला, प्रवासी समितियों का कार्ड, कमिटी एंड कार्ड ऑफ डायस्पोरा। भारतीय मूल के लोगों को इंडियन डायस्पोरा कंधेर करने के लिए उन्हें भारत जोड़ने के लिए 1 वर्ष 2000 की एल.एम. सिंघवी समिति बनाई गई थी। इसी सिफारिश में 2 प्रमुख श्रेणी बनाई गई। पहला है PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और PCI OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। PIO यह कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो मूल रूप से भारतीय हैं लेकिन विदेश के नागरिक हैं। नोट: 2015 में इस PIO को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया कर इन्हें OCI यानी OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया श्रेणी में मिलाकर मर्ज कर दिया गया। OCI यह कार्ड उन भारत के समुद्र पर नागरिकों को दिया जाता है जिन्हें निम्न लोगों को बन सकता है। पहला है वह व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के भारत का नागरिक बनने के योग्य था या उस समय वह भारत का नागरिक था या उस समय उसके वंशज। ऐसा कोई क्षेत्र जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया हो उसे क्षेत्र वंशज के आधार पर मिल सकता है नागरिकता। भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले विदेशी जीवन साथी बशर्ते उनका विवाह पंजीकृत और विवाह के कम से कम 2 वर्ष हो चुके हों तब। OCI कार्ड धारकों के लाभ: इन्हें भारत आने के लिए आजीवन मल्टीपल एंट्री वीज़ा प्राप्त होता है। इन्हें भारत की कितनी भी अवधि के लिए रुकने तथा बार विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। OCI से जुड़ी महत्वपूर्ण सीमाएं: OCI कार्ड धारक भारत का पूर्ण नागरिक नहीं होते हैं। इन्हें भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। इन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। कार्ड धारक भारत की कृषि भूमि या बागान की संपत्तियाँ नहीं खरीद सकते हैं। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन अप्रवासी भारतीय। NRI वे लोग कहलाते हैं जो मूल रूप से भारत के नागरिक हैं। उनके पास भारत का पासपोर्ट होता है लेकिन वे रोजगार और शिक्षा के लिए विदेश चले जाते हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक एक वित्तीय वर्ष यानी 183 दिन उससे अधिक समय तक भारत के बाहर रहता हो तो उसे 140वें दिन से NRI का दर्जा मिल जाता है। NRI कार्य योग्यता मुख्य रूप से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और निवास की अवधि पर निर्भर करती है। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 6 के अनुसार इसके कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष 182 दिन से कम भारत में रहता है उसे टैक्स निर्धारण करने के लिए अनिवासी यानी नॉन रेसिडेंट माना जाता है। OCI के विपरीत NRI भारत में के नागरिक होते हैं, इसके लिए उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। CAA 2019 सिटीजन एडमिनमेंट एक्ट यह 1955 के अधिनियम के नवीनतम और सबसे चर्चित संशोधन है। उद्देश्य इसके 3 पड़ोसी देश से भारत आए हुए धार्मिक रूप से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को सरलता से नागरिकता प्राप्त करना है। पहला है 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। धर्म हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। इनमें मुस्लिम शामिल नहीं किया गया है। कट ऑफ की तिथि: जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले किसी तरह से वैध या अवैध भारत आ गए हैं उन्हें एक बार भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। प्रावधान में ढील: 3 देशों से
31 दिसंबर 2014 के बाद इन्हें 6 धर्मों के लोगों के लिए देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की न्यूनतम अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। NCR असम समझौता, रजिस्टर एंड असम अकॉर्ड। NCR नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, यह भारत के केवल नागरिकों की कुल जनसंख्या के आधार पर आधिकारिक रजिस्टर है। स्वतंत्र भारत में पहली बार NRC 1951 में तैयार की गई थी, जो वर्तमान समय केवल असम राज्य में अपडेट किया गया है। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, यह देश में रहने वाले कुल जनसंख्या जिसमें नागरिक और विदेशी दोनों शामिल हैं, यह एक रजिस्टर है। रजिस्टर में पहली बार 2010 में बनाया गया था और इसे 2015 में अपडेट किया गया। असम समझौता, असम अकॉर्ड 1985, असम में घुसपैठियों के खिलाफ लंबे समय से चले रहे आंदोलन के ऐतिहासिक समझौता हुआ। हस्ताक्षर 15 अगस्त 1985 तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और AASU यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के मध्य समझौता हुआ। मुख्य प्रावधान इस समझौते के अनुसार 24 मार्च 1971 के आधार तिथि माना गया, जो अवैध प्रवासी 24 मार्च 1971 के मध्यरात्रि के बाद अर्थात बांग्लादेश मुक्ति संग्राम शुरू होने के बाद असम में प्रवेश कर चुके उन्हें पहचान कर असम से बाहर किया जाएगा। भारत में परमिट सिस्टम ऑफ इंडिया ILP यानी इनर लाइन परमिट, इतिहास में यह प्रणाली ब्रिटिश काल में 1883 में बनाई गई थी। मूल रूप से इसका उद्देश्य ब्रिटिश वाणिज्य हितों की रक्षा करना था, लेकिन वर्तमान समय इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों को जनजातीय जनसंख्या और संस्कृति का संरक्षण करना है। वर्तमान में यह भारत के 4 राज्यों में लागू होता है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये नियम यह भारत के किसी भी अन्य राज्य के नागरिक इन 4 राज्यों में प्रवेश करना चाहे तो उसे 15 से 20 दिन का ILP टूरिस्ट परमिट बनवाना पड़ता है। CAA करेक्शन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान के उन क्षेत्रों का लागू नहीं होते जहां ILP लागू है, ताकि वहां की जनसंख्या सुरक्षित रहे। PAP यानी प्रोटेक्ट एरिया परमिट, संरक्षित क्षेत्र परमिट, जहां ILP नागरिकों भारतीय नागरिक के लिए होता है, वहीं विदेशी नागरिक के लिए, फॉरेनर के लिए यह होता है। जो भारत के कुछ संवेदनशील सीमावर्ती संरक्षित क्षेत्रों के लिए परमिट देना पड़ता है, उसे PAP कहते हैं। यहीं पे आज बैक टू माई चैनल BPSC मित्रा। आज हम अनुच्छेद 16 से शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने अनुच्छेद 15 को पूरा कर लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय की अवसर की समानता। अनुच्छेद 16(1) में नियोजन और नियुक्ति में समानता। राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी नागरिक को के साथ नियोजन और नियुक्ति के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी नागरिकों का समान अवसर होंगे। यह अनुच्छेद केवल राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों पर लागू होते हैं, निजी क्षेत्र में के रोजगार पर नहीं। भारत के प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी पाने का मूल अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 का 2 भेदभाव के 7 आधार पर निषेध करता है। इसमें राज्य नागरिक सब केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान पर नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। ध्यान दें कि अनुच्छेद 15 केवल 5 आधार थे, जबकि अनुच्छेद 16(2) में एक अतिरिक्त आधार उद्भव और निवास भी शामिल किया गया है। अनुच्छेद 16 निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान अपवाद। राज्य सरकारी नौकरियों में निवास के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान या शर्तें लागू कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग संसद में लोक नियोजन निवास के अपेक्षा अधिनियम 1957 पारित किया गया। यह अधिनियम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों के मूल निवासियों को नौकरियों में विशेष आरक्षण की प्राथमिकता प्रदान करता है। यह शक्ति केवल संसद के पास है कि राज्य विधानमंडलों के पास नहीं। संविधान का अनुच्छेद 371D विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संबंध में निवास स्थान पर रोजगार के समान अवसर को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 का 4 पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास। राज्य उन पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी का आरक्षण का प्रदान कर सकता है जिनका राज्य की राय और सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल गठन 1953 ईस्वी। इसकी रिपोर्ट 1955 में आई थी, परंतु इसको लागू किया नहीं जा सका। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, मंडल कमीशन, इसका गठन 1979 ईस्वी में मोरारजी देसाई जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था। इसके अगर BP मंडल बिनेश्वरी प्रसाद मंडल जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे। रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की गई। आयोग ने प्रमुख निष्कर्ष केवल सिफारिशें। आयोग ने पाया कि देश में 53% आबादी पिछड़ी हुई है। करीब 3743 जातियों सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना गया, SC/ST को छोड़कर। इसका लागू होना 1990 में BP सिंह ने सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू किया और OBC के लिए 27% का आरक्षण प्रदान किया। बाद में 1991 ईस्वी में PV नरसिम्हा राव ने इसमें संशोधन करते हुए सामान्य वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण दे दिया। कुल आरक्षण गणित जनरल के लिए 10%, OBC 27%, SC 15%, SCT के लिए 7.5%, कुल मिलाकर 59.5
5% का आरक्षण दिया है। इंदिरा शाहीवाद में 1992 में आया था ऐतिहासिक बाद 9 जने संवैधानिक पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर निम्नलिखित अहम निर्णय दिए। ओबीसी का 27% आरक्षण वैध है। जनरल का 10% आरक्षण अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि उस समय आर्थिक आधार पर आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान नहीं था। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। विशेषकर असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा। ओबीसी आरक्षण का भी लाभ क्रीमी लेयर संपन्न तबकों को नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर का सिद्धांत पहचानने के लिए 1993 ईस्वी के राजनंदन समिति बनाई गई थी। मानदंड इसके अनुसार क्रीमी लेयर में आएंगे जिस पर परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक हो, ग्रुप ए ग्रुप बी सरकारी नौकरी का अधिकारी हो, आर्मी में कर्नल, उससे ऊपर वाली रैंक के अधिकारी। क्रीमी लेयर का सिद्धांत ओबीसी वर्ग में लागू होता है, एससी एसटी वर्ग में सिद्धांत लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 16 का 4A 77वां संविधान संशोधन 1995 इंदिरा शाही ने निर्णय के पलटने के लिए 77वां संविधान संशोधन किया गया। इसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति और कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का आरक्षण प्रदान सुनिश्चित किया गया। 85वां संविधान संशोधन ने 2001 में माध्यम से एससी एसटी के लिए पदोन्नति परिणामी ज्येष्ठता का सिद्धांत जोड़ा गया। आज कोई भी आरक्षित वर्ग का कनिष्ठ अधिकारी जूनियर अधिकारी प्रमोशन पाकर सामान्य वर्ग के वरिष्ठ से आगे निकल जाता है, तो प्रमोशन के बाद परिणाम स्वरूप व्यक्ति ही हमेशा सीनियर माना जाएगा। इसे वर्ष 1995 भूतलक्षी प्रभाव यानी के पीछे की तारीख से लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 16(4)B 81वां संविधान संशोधन 2000 में अग्रनयन का सिद्धांत। इसके अनुसार किसी भी आरक्षित समुदाय की सीटों का खाली रह जाती है तो उसे बैकलॉग व्यक्तियों के आगामी वर्ष के लिए रिक्ति में छोड़ दिया जाएगा। यदि इन बैकलॉग सीटों को जोड़ने के लिए उस वर्ष का आरक्षण 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन करता है तो उसे असंवैधानिक सीमा का आरक्षण नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 16 के बाद धार्मिक संस्थाओं में नियुक्ति। राज्य के अधीन सेवाओं के विशेषकर कुछ प्रकार की नियुक्तियाँ की जा सकती है। धार्मिक संप्रदाय या संस्था जैसे वक्फ बोर्ड, मंदिर ट्रस्ट, मदरसा बोर्ड, वहाँ भी विशेष स्थिति में अनुच्छेद 16 का समानता उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 16 का 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यू से आरक्षण 2019 में आया था। इस संशोधन ने सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को लोक नियोजन के 10% आरक्षण दिया। यह ईडब्ल्यू आरक्षण का उनका क्राइटेरिया मिलेगा। इसलिए इसके आरक्षण नहीं आते हैं जिनकी पारिवारिक 8 लाख से कम हो, कृषि भूमि 5 एकड़ से कम हो, आवासीय फ्लैट 1000 स्क्वायर से कम हो, आवासीय प्लॉट शहरी नगर पालिका 100 गज से कम हो, आवासीय फ्लैट ग्रामीण अधिसूचित में से 200 से गज से कम हो। पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े ऐतिहासिक बाद पहला है नागराजवाद। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के संसद द्वारा पारित आर्टिकल 16(4) के 85वें संशोधन और 16(4)B के वैध माना। न्यायालय ने पदोन्नति के आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक ट्रिपल टेस्ट का सिद्धांत थोपा। इसके अनुसार राज्य के पदोन्नति आरक्षण देने के पहले 3 बातों का ध्यान रखनी होगी। पहला, पिछड़ेपन के आंकड़े, उस वर्ग के पिछड़ेपन साबित करना हो कि उसका डेटा ठोस होना चाहिए। पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं, उसे विशिष्ट सेवा में उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त है। प्रशासनिक दक्षता, आरक्षण देने से संविधान के अनुच्छेद 355 के समाज प्रशासनिक दक्षता को नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जनरल सिंह वाद। इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने एम नागराजवाद को निर्णय पुनः विलोकन किया। इस न्यायालय ने एससी एसटी पिछड़ेपन को साबित करने के लिए राज्य के पिछड़ेपन को साबित करने के लिए अलग से राज्य के आंकड़े जुटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पिछड़े ही माने जाते हैं। हालांकि न्यायालय ने सुझाव दिया कि वास्तविक लाभ जरूरतमंद पहुँचाने के लिए एससी एसटी वर्गों के भीतर उप श्रेणी बनाई जानी चाहिए। हाल ही में 2024 में सुप्रीम कोर्ट साझा की बेंच ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दरिंदर के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि राज्य सरकारें आरक्षण का अधिक न्याय संगत वितरण करने के लिए एससी एसटी कोटे के भी उप वर्गीकरण कर सकती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का भारत के संविधान के अनुसार भारत के संविधान में अस्पृश्यता का आचरण पूर्णतः मना है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण करने के दंड का प्रावधान किया गया है। परिभाषा संविधान के अस्पृश्यता का शब्द कोई परिभाषित नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जय सिंह वाद में अस्पृश्यता को परिभाषित किया, जिनका अर्थ इसके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में लिया गया है। मैसूर उच्च न्यायालय ने देवराजया वाद में यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का कोई अर्थ सामान्य छूत से नहीं है, बल्कि यह सामाजिक प्रथा है जो ऐतिहासिक रूप से भारत की विशिष्ट जातियों के जन्म के आधार पर की जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता का घोर सामाजिक पाप मानते थे। संसद द्वारा बनाए गए कानून अस्पृश्यता के संबंध में कानून और दंड तय करने की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। संसद को शक्ति संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत प्राप्त है, जो अनुच्छेद 3 मौलिक अधिकार प्रावधानों को प्रभावी बनाने और
के दंड तय करने का अधिकार देता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिनियम पारित किया कि पहला, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1956 वाले अधिनियम को व्यापक संशोधन करके 1976 में इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया, इसे अधिक सख्त से बनाया जा सके। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अत्याचार अधिनियम 1989 ईस्वी में। इस अधिनियम के अनुसार विशेष कार्यों और व्यवहारों का अस्पृश्यता का अत्याचार श्रेणी में रखा गया, जैसे जाति सूचक गालियाँ देना, नाई या किसी अन्य बाल काटने वाला से मना करना, सामाजिक परिवहन जैसे बस बैठने से मना, बिठाने से मना करना, रेस्टोरेंट या भोजनालय में खाना खाने से मना करना अपराध की प्रकृति या गैर जमानती अपराध है। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन संसद ने 2018 संशोधन पारित करके अधिनियम का मूल प्रावधानों, जिसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है, पुनः बहाल कर दिया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। भारत में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। भारत ने सरकार ने राज्यों को किसी भी नागरिक को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उद्देश्य अंग्रेजों के समय दी जाने वाली वंशावत और चटुकारिता पर आधारित उपाधियों का समर्थन, जैसे राय बहादुर, राज बहादुर, राजा सर, नाइटहुड आदि की उपाधियाँ नहीं दी जाती है। अनुच्छेद 18 का मुख्य लक्ष्य समाज में 14 का समानता का अधिकार को स्थापित करना है, ताकि कोई व्यक्ति जन्म या राज्य की कृपा के आधार पर खुद के दूसरे श्रेष्ठ न समझे। अनुच्छेद 18 के महत्वपूर्ण उपखंड। पहला है 18 का 1, राज्य पर प्रतिबंध। राज्य सेना मिलिट्री शिक्षा के सिवाय किसी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यही कारण है कि सेना में परमवीर चक्र, मेजर जनरल रैंक जैसी शिक्षा के क्षेत्र में PhD, इंजीनियर, CA आदि अकादमिक विशेषताएं प्रतिबंध के अपवाद के रूप में पूरी तरह वैध हैं। अनुच्छेद 18 का 2, नागरिकों के प्रतिबंध। 18 का 2, भारत में कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। 18 का 3, विदेशियों को यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर कार्य तो भारत को किसी भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई विदेशी राज्य की उपाधि धारण नहीं करेगा। आर्टिकल 18 का 4, उपहार में भेंट के प्रति प्रतिबंध। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेश जो भारत के लाभ या विश्वास के पद पर है, तो वह किसी विदेशी से उपहार या पद या पैसा भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं प्राप्त करेगा। अनुच्छेद 18 का 3, जहाँ केवल विदेशी नागरिकों पर लागू होता है, वहीं अनुच्छेद 18 4 भारतीय और विदेशी दोनों पर लागू होता है, ताकि सरकारी पदों पर बैठे व्यक्ति किसी विदेशी प्रभाव या भ्रष्टाचार से मुक्त रहे। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री सब पुरस्कार के अंतर्गत हैं। बालाजी राघवन बाद 1996 ऐतिहासिक फैसले सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया कि इन राष्ट्रीय सम्मानों को पुरस्कार माना जाएगा, न कि अनुच्छेद 18 के तहत उपाधि। यह पुरस्कार व्यक्ति की कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि उत्कृष्ट समाज योगदान देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी शर्त रखी कि इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने नामों के आगे पीछे इन पुरस्कारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि वे ऐसा करते हैं तो पुरस्कार को त्यागना पड़ेगा। अब अगला है सबसे बड़ा अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक। आर्टिकल 19, संविधान के अनुच्छेद 19 के 6 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। NCERT बुक में भरना। पहला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद स्वतंत्रता का सकारात्मक अपनाया गया है। नकारात्मक इसका अर्थ किसी प्रकार प्रतिबंधों का पूर्ण अभाव होना। सकारात्मक इसका अर्थ है कि युक्त प्रतिबंधों का स्वतंत्रता का प्रयोग करना है। भारतीय संविधान में दी गई स्वतंत्रता सापेक्ष निरपेक्ष नहीं आता, इसे प्रतिबंधों के अधीन है। अनुच्छेद 19 में एक तरफ जहाँ नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है, वहीं दूसरी तरफ लगाए जाने प्रतिबंधों का स्पष्ट किया गया है। जैसे अनुच्छेद 1 का A में भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, तो वहीं अनुच्छेद 2 प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 2 का B में शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता है, तो अनुच्छेद 3 प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 19 का C संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, तो वहीं अनुच्छेद 4 इसका रोक लगाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 1 का D भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, तो उस पर फिर भी प्रतिबंध है। अनुच्छेद 1 का E निवास की स्वतंत्रता है, तो इसी पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 1 का G व्यवसाय रोजगार चलाने की स्वतंत्रता है, इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब आइए अनुच्छेद 1 को पढ़ते हैं बढ़िया से अच्छा से। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बेहद बृहत रूप में व्याख्यात किया है। न्यायालय ने विभिन्न ऐतिहासिक वादों में अनुसार इसके अंतर्गत निम्नलिखित का शामिल किए गए हैं। पहला है प्रेस की आज़ादी, इंडियन प्रेस वाद 1985, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आज़ादी, नवीन जिंदल वाद 2004, मौन रहने का अधिकार, इम्यूनियल बनाम केरल राज्य में 1986, नोटा नॉन ऑफ दी एबव का अधिकार, जानने का अधिकार, राइट टू नो, सूचना का अधिकार 2005, इंटरनेट शटडाउन के विरुद्ध का अधिकार, अनुराधा हसीन बाग 2019। अनुच्छेद 2 भाषण एवं अभिव्यक्ति की प्रतिबंध। यह अनुच्छेद 19 के 2 में भाग 1 पर लगाए जाने एक प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित आधार पर लगाए जा सकते हैं। संप्रभुता, मानहानि, अखंडता,
लोक व्यवस्था, न्यायिक अवमानना, नैतिकता, विदेशी से मैत्रीपूर्ण संबंध। अनुच्छेद 19(1) का बी शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सभा करने का पूर्ण अधिकार है। इससे रैली, जैसे इसके तहत रैली निकालना, जुलूस निकालना, प्रदर्शन करना शामिल है। अनुच्छेद 3 इस सभा करने पर प्रतिबंध इस प्रकार उनकी आधार पर प्रतिबंध, जैसे लोक व्यवस्था, संप्रभुता, अखंडता। अनुच्छेद 19(1) का सी संगठन एवं संघ बनाने का स्वतंत्रता। नागरिकों को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, शक्तियाँ या समितियाँ बनाने का अधिकार स्वतंत्रता है। इसके प्रमुख उदाहरण किसान यूनियन, छात्र यूनियन, मजदूर यूनियन, व्यापार यूनियन, राजनीतिक पार्टी और दबाव समूह। 97वें संविधान संशोधन के 2011 के माध्यम से अनुच्छेद में सरकारी संगठनों को भी जोड़ा। आर्टिकल 19 का 4 संगठन बनाने का प्रतिबंध। इस अधिकार में लिखित संगठन प्रथाओं का प्रतिबंध किया गया है। कानूनी उद्देश्य, लॉफुल प्रेशर, सदाचार, नैतिकता, लोक व्यवस्था और अखंडता। अनुच्छेद 19 का 1 का डी निर्बाध रूप से आवागमन करने का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को यह सीमा के अंदर बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से संचरण करने का अधिकार है। नागरिक इस देश के सीमा के अंदर ही घूम सकता है। अनुच्छेद 19 का 5 संचरण पर प्रतिबंध। यह अधिकार समान जनता हित के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है, जैसे सामान्य स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, जैसे कोविड महामारी के दौरान अवमानना आवागमन पर लगाया जाता है। वैश्यावृत्ति करने वाले लोगों के संचरण के प्रतिबंध। अनुसूचित जाति की संस्कृति या संरक्षण के लिए जातीय पर रोक। अनुच्छेद 1 का सी निवास की स्वतंत्रता। भारत नागरिकों को भारत राज्य में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद निवास के अधिकार के संचय का प्रतिबंध लागू होते हैं। समान जनता हित में एग्जाम्पल कोविड के दौरान रोक लगाई गई थी। अनुच्छेद अनुसूचित जाति के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 का एफ संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1968 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। वर्तमान में 301 में कानूनी अधिकार के रूप में मात्र रह गया है। अनुच्छेद जी व्यवसाय एवं रोजगार की स्वतंत्रता। भारत किसी भी नागरिक को व्यवसाय एवं वृत्ति के अधिकार के रोजगार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 6 व्यापार पर प्रतिबंध। इस अधिकार के अनुसार 1906 में नियुक्ति पत्र लगाए गए हैं। तकनीकी योग्यता, विशेष पेशे के लिए योग्यता डिग्री होना अनिवार्य दिया जा सकता है। नैतिकता, अनैतिक, गैर कानूनी अनुमति नहीं है, असाधारण जनता के हित में है। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के लिए संबंध में आचरण। भारतीय संविधान के 20 में से आरोपी व्यक्ति को राज्य के मनमानी अति प्रीति से सजा दिलाने के 3 प्रकार के मौलिक संरक्षण प्रदान करता है। पहला है यह अनुच्छेद भारतीय स्वतंत्रता के अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके 3 प्रमुख सेक्शन दिए गए हैं। पहला है 20 का 1 भूतलक्षी विधि संरक्षण। दूसरा है 20 का 2 दोहरे दंड से संरक्षण। तीसरा है स्वयं की गवाही के विरुद्ध संरक्षण। 20 का 1 भूतलक्षी विधि से संरक्षण। नियम किसी भी आपराधिक कानून के भूतकाल को से लागू नहीं किया जाएगा। सजा का निर्धारण किसी व्यक्ति को कानून उसी के उल्लंघन की सजा दी जाएगी जो अपराध करने समय लागू था। अतः अपराध की घोषित सजा के समय निर्धारित की वही सजा दी जाएगी, उसे अधिक नहीं। दीवानी कानून पर अधिक प्रभाव। दीवानी किसी भूतकाल लागू किए सकते हैं तथा उसके भूतलक्षी भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन आपराधिक कानून पर लागू नहीं होगा। यदि भविष्य में कोई नया अपराध बनता है जिससे सजा कम हो रही हो तो उसका लाभ पुराने कैदियों को दिया जा सकता है, लेकिन यह सजा बढ़ाई जा रही हो तो उसे पूर्व मामले पर लागू नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण। मूल सिद्धांत किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ संरक्षण तभी मिलेगा जब पूरा हो चुका हो। एक व्यक्ति हो, उसने कोई अपराध किया हो, उस पर न्यायालय के न्याय की प्रक्रिया चली हो और उस पर अपराध के लिए दंड दे दिया गया हो। तो यदि इस व्यक्ति के प्रभाव पर दंड चलाकर दंड दे दिया गया तो उस व्यक्ति के अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोबारा दंड नहीं मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह संरक्षण केवल न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष उपलब्ध होगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के द्वारा दंड माना नहीं जाएगा, अर्थात किसी भी अपराध के लिए कोर्ट की सजा मिलने के बाद उस विभाग की नौकरी से निकाल सकता है। आर्टिकल 20 का 3 स्वयं के विरुद्ध गवाही नियम। किसी भी व्यक्ति को आरोपी स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य या मजबूर नहीं किया जाएगा। उससे जबरन ली गई गवाही न्यायालय के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लैंडमार्क जजमेंट था सेल्वी बनाम कर्नाटक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति के निजता का अधिकार 20 का 3 को सर्वोपरि मानते हुए ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को एनालिसिस असंवैधानिक और गलत ठहराया। शर्त सभी वैज्ञानिक परीक्षण भी व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किया जा सकते। इन्हें करने के लिए आरोपी का स्पष्ट समिति और न्यायालय की अनुमति लेना अनिवार्य है। 20 का यद्यपि यह गवाही देने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार पुलिस की जांच की एजेंसी आरोपी झूठे इंसान हस्ताक्षर, खून का नमूना या शिनाख्त परेड में शामिल उसे बाध्य कर सकती है, तो इसे कानून की स्वयं विरुद्ध गवाही नहीं माना जाता है। यह केवल संरक्षण केवल अपराधियों को उपलब्ध कराती है, दीवानी मामलों में नहीं। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति
किसी भी व्यक्ति को प्रत्येक उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से वंचित नहीं किया जा सकता है। संविधान के इस अनुच्छेद के प्रयुक्त शब्दावली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित जो जापान के सिद्धांत से लिया गया है, यह राज्य की मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा देता है, लेकिन मनमानी विधायी लागू कार्रवाई के खिलाफ नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को समय समय विस्तृत व्याख्या की है, क्योंकि यह एक समग्र अधिकार है। इसे मानवीय गरिमा जुड़े आदेश समाहित है। अनुच्छेद 20 से जुड़े प्रमुख बात। पहला है एक पालनवाद, मद्रास राज्य 1950। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन जीने के अधिकार का बहुत ही संकीर्ण व्याख्या की। इसका अर्थ केवल दैहिक स्वतंत्रता से लिया गया। माना गया कि आर्टिकल 14, 19 और 21 उससे संबंध नहीं माना जा सकता है, सभी अलग अलग हैं। अगला है मेनका गांधी बनाम वाद 1978। इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने 21 के विस्तार पूर्वक व्याख्या की और जीवन जीने के अधिकार को गरिमा में जीवन से न लिया गया, न कि बसवत जीवन जी से, तथा इसमें विधि के सम्यक प्रक्रिया को शामिल किया गया, जिसका अर्थ है कानून केवल पारित नहीं होना चाहिए बल्कि तार्किक रूप से उचित और यथोचित भी होना चाहिए। विधि की सम्यक प्रक्रिया अमेरिकी सिद्धांत अमेरिका से संविधान से लिया गया है। मेनका गांधी बनाम वाद में भारतीय न्यायिक पालिका ने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी को भारतीय संविधान से शामिल कर लिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 14-19 को 14-19-21 से संबंध माना। इसे स्वर्णिम त्रिभुज भी कहा जाता है। जैसे 14-21 सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के बाद समय समय पर अधिकार शामिल किए हैं। पहला, विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधी बनाम। निंद्रा सोने का अधिकार बाबा रामदेव 2011। निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी बाद 2017। मनपसंद विवाह करने का अधिकार शक्ति वाहिनी बाद 2018। बच्चा पैदा करने और न पैदा करने का अधिकार स्टेटस श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन बाद 2009। विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधी 1978। निंद्रा में सोने का अधिकार बाबा रामदेव 2011। रामलीला मैदान में पुलिस कार्रवाई का मामला। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार MC मेहता बाद 1986। त्वरित सुनवाई का अधिकार हुसैन आरा खातून बनाम 1979। एकांत में रहने का अधिकार ऐतिहासिक निर्णय सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन बाद 1978 में दिया गया। मेडिकल सहायता प्राप्त करने का अधिकार परमानंद कटारा बनाम भारत संघ बाद 1989। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध का अधिकार विशाखाबाद बनाम राजस्थान बाद 1997। गरिमा में मरने का अधिकार BPSC अगला है। परीक्षा के दृष्टि ध्यान रखें कि प्रजनन का अधिकारों को मुख्य रूप से सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन 1921 का माना है। MC बाद मूलतः पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। मरने का अधिकार डू टू राइट टू डाउ। भारत में आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है, जो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसांगवाद में इच्छा मृत्यु का सिद्धांत दिया गया है। इच्छा मृत्यु यानी एनेस्थीसिया का प्रकार सक्रिय इच्छा मृत्यु। जब किसी व्यक्ति को बाहरी संसाधन जैसे इंजेक्शन या जहर देकर मारा जाए तो उसे इच्छा मृत्यु कहते हैं। यह स्वीडन के बेल्जियम से देशों से लिया गया है, भारत में ही अवैध है। निष्क्रिय में जब किसी व्यक्ति का जीवन रक्षक प्रणाली हटाकर उसे मृत्यु हो जाए तो निष्क्रिय में इच्छा मृत्यु कहते हैं। भारत में इसकी अनुमति है, लेकिन अभी तक इसके लिए प्रजनन सहमति आवश्यक है, जिसमें हाल ही में हरीश को इच्छा मृत्यु दिया गया था। नोट, सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज में गरिमा में मरने का अधिकार लिविंग बिल 2021 के अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार इसे 86वें संविधान संशोधन के माध्यम 2002 के माध्यम जोड़ा गया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मोहिनी जैन बाग इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना। 19 बाद इस शिक्षा के अधिकार को जीवन का अधिकार माना आर्टिकल और अभिन्न अंग माना। न्यायालय ने इस निर्णय के बाद सरकार ने 1986वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया प्रावधान। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा कि न्यायालय इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू बनाया गया, पारित कर दिया गया। यह अधिनियम पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 86वें संविधान संशोधन ने केवल अनुच्छेद भाग 3 का 21 का जोड़ा, बल्कि भाग 4 के 45 GPS में भाषा बदल दी गई। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के देखभाल के भाग 4 के एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया, जो माता पिता अपने बच्चों के शिक्षा का अधिकार अवसर प्रदान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 22 कुछ भाषाओं में गिरफ्तारी पर निरोध। पहला है अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 मुख्य रूप से मनमानी गिरफ्तारी और अरेस्ट के खिलाफ सुरक्षा का प्रदान करता है। इसे समझने के लिए पहले गिरफ्तार के प्रकार को समझना आवश्यक है। पहला है दंडात्मक, दूसरा निवारक का विरोध। जब किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जाता है तो उसे दंड के निरोध कहते हैं। इसका उद्देश्य अपराध के लिए दंड देना है। दूसरा है जब किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले कोई शक के आधार पर भविष्य में होने वाले अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो निवारक का विरोध कहते हैं। इसका उद्देश्य दंड देना है, बल्कि अपराध को होने से रोकना है। भारत ने उन गिने चुने लोकतांत्रिक देशों में से समती काल में भी संविधान के भीतर निवारक विरोध प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 के खंड मानदंड को गिरफ्तारी के निर्णय में अनुच्छेद 22 का 1 सूचना का अधिकार, सूचना और बचाव का अधिकार। पहला है 20 का 1 का A
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का यथाशीघ्र गिरफ्तारी कारण बताना अनिवार्य होगा। दूसरा 22 का 1 का 2 में गिरफ्तार किए व्यक्ति अपनी पसंद के वकील रखने का अधिकार और उससे बचाव का अधिकार होगा। 20 का 3, 20 का अनुच्छेद 22 का 2, अनुच्छेद 22 का 2 एक मिनट थोड़ा सा कॉल करते हैं। अनुच्छेद 22 का 3 देखते हैं। अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में दी गई सुरक्षा जैसे 22 घंटे पेशी कारण निम्नलिखित शर्तों पर लागू नहीं होती जब शत्रु किसी विदेश का निवासी शत्रु देश का निवासी हो, व्यक्ति जिसे निवारक नजरबंदी की तरह गिरफ्तार किया गया हो। अनुच्छेद 22 का 2 गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इसे 24 घंटों की अवधि यात्रा की अवधि को छोड़कर गणना की जा सकती है। पहला है जमानत यानी बिल, अपराधी जमानती या सबूत पर्याप्त होता है। दूसरा है न्यायिक हिरासत, आरोपी को जेल भेज दिया जाता है न्यायालय नियंत्रण में। पुलिस हिरासत, पुलिस रिमांड जहाँ पुलिस आरोपी को थाने में पूछताछ करती है। निवारक नजरबंदी कानूनों को संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। विधानमंडल में भी कुछ विषयों पर लोक व्यवस्था के लिए कानून बना सकते हैं। संसद ने समय समय पर देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई निवारक निरोध कानून बनाए हैं। पहला निवारक प्रमुख अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम। यह पहला ऐसा मामला था जो 1969 ईस्वी में समाप्त हो गया था। दूसरा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, आपातकाल के दौरान इसे व्यापक प्रयोग हुआ था जो 1938 में निरस्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अभी भी लागू है। आतंकवाद एवं विध्वंसक अधिनियम जैसे 1985 में समाप्त कर दिया गया। टाडा आतंकवाद निरोधन अधिनियम 2004 में खत्म कर दिया गया। गैर कानूनी अधिनियम UAPA जो मूल रूप से 1967 में लागू किए गए लेकिन 2019 से कठोर प्रबंध संशोधन किए गए जिसे वर्तमान में आतंकवादी विरोधी कानून बनाते हैं। फिर है आर्टिकल 22 का 4 से 22(7) तक निवारक निरोध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से लेकर व्यक्ति के अधिकार। निवारक नजरबंदी कानून के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक ही हिरासत में रखा जा सकता है। यदि हिरासत के समय 3 महीने की गिरफ्तारी बढ़ानी हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से एक सलाहकार बोर्ड और रिपोर्ट की अनुमति देनी आवश्यक होता है। 44वें संविधान संशोधन में 3 महीने की अवधि घटाकर 2 महीने करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन यह प्रावधान आज तक अधिसूचित नहीं हो सका है। इसके लिए व्यवहारिक रूप से आज भी व्यवहारिक सीमा 3 महीने ही है। निवारक निरोध अधिनियम गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भी विधिक परामर्श करने का नजरबंदी का आदेश के खिलाफ है प्रतिवेदन देने का अधिकार देता है। अगला है शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्कार पर प्रतिषेध। संविधान का अनुच्छेद 23 मुख्य रूप से 2 प्रकार के शोषण का रोक लगाता है। पहला मानव दुर्व्यापार, दूसरा है बलात्कार। मानव दुर्व्यापार, मानव की खरीद फरोख्त को रोकना, दास प्रथा, देवदासी प्रथा। इसमें महिलाओं को बच्चों के अनैतिक व्यापार भी शामिल है। अधिकार न केवल राज्य के विरुद्ध है बल्कि निजी व्यक्तियों को भी नागरिकों के विरुद्ध लागू से सत्यापन करता है। अगला है बलात्कार, बलपूर्वक कार्य कराना, बिना इच्छा के कार्य कराना और कम पैसे देकर काम कराना, बेगार कराना, बिना वेतन का काम, बंधुआ मजदूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने PUDR बनाम भारत संघ बाद 1982 से ऐतिहासिक फैसला देते हुए व्यक्ति को उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर न्यूनतम मजदूरी कम भेजकर काम करने की भी अनुच्छेद 23 के तहत बलात्कार नहीं माना जाएगा। संसद द्वारा पारित प्रमुख अधिनियम, सरकार ने इस शोषण को रोकने के लिए निम्नलिखित अधिनियम पारित किए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 वर्ष 2019 में इस विभिन्न श्रम कानूनों को मिलाकर एक वेतन संहिता के माध्यम से संशोधन करने और एकीकरण किया गया है। अनैतिक व्यापार, इस अधिनियम के तहत 1956 और बंधुआ मजदूरी अधिनियम प्रणाली 1976। आर्टिकल 23 का 2 राज्य द्वारा अनिवार्य सेवा कंपल्सरी सर्विस पर स्टेट। यह अनुच्छेद 23 के एक अपवाद जिसके अनुसार राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों की सेवा अनिवार्य ले सकता है, जैसे महामारी, युद्ध और किसी राष्ट्रीय आपदा के समय सरकार लोगों को कम करने के लिए बुला सकती है। भेदभाव निषेध, लेकिन राज्य ऐसे अनिवार्य लेता समय किसी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। लिंग के आधार पर भेदभाव, राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है, अर्थात कठिन सैन्य कार्य पुरुषों की अनिवार्य सेवा बुलाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 15 भेदभाव के आधार पर, लेकिन अनुच्छेद 23 के 2 में केवल 4 आधार जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग भेदभाव बनाई है। इसमें लिंग और जन्म स्थान के उल्लेख नहीं है जिसका राज्य ऐसी स्थितियों में लाभ उठा सकता है। बलात्कार पर 24 किसी 18 साल से कम आयु के बच्चे को किसी प्रकार की खतरनाक कार्य में नहीं लिया जाएगा। आयु के वर्ग के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। पहले आयु के श्रम के वर्गीकरण, अनुच्छेद 0 से 14 वर्ष का बच्चा कोई कार्य नहीं लिया जा सकता। 14 से 6 वर्ष का कोई कार्य नहीं लिया जा सकता है। 14 से 18 वर्ष के लिए किसी भी प्रकार खतरनाक कार्य के लिए नहीं लिया जाता है। अनुच्छेद खतरनाक कार्य को फैक्ट्री, तेजाब निर्माण उद्योग, कोयला खदान आदि 14 वर्ष के लिए कार्य कर सकते हैं। मूल संविधान अनुच्छेद 24 केवल 14 वर्ष के बच्चों के खानों के लिए नियोजन की रोकती थी, लेकिन संसद ने
बाल श्रम निषेध नियम 2016 का पारित करके ऐसा कर दिया। 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को किसी प्रकार के व्यवसाय में काम करना पूर्णतः प्रतिबंध है और 14 से 18 वर्ष के किशोर के बच्चों को खतरनाक उद्योग काम करना प्रतिबंध कर दिया गया है। पीएम MC मेहता बनाम 1996 सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक बाद में बालकों को उनके भविष्य की रक्षा के लिए बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया गया। इसके बाद बाल श्रम करवाते पकड़े जाने नियोक्ता को जुर्माना लगाया और इसके प्रति बच्चा 20,000 जमा करने होते हैं। इसका उपयोग उस बच्चे की शिक्षा का विकास करने के लिए किया जाता है। यहीं पे आज का वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे अगले वीडियो में। जय हिंद। आज हम भाग 4 का 1 करने वाले जिसमें मौलिक कर्तव्य दिया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 51 का A जिसमें भारतीय संविधान के मूल ढांचे में नागरिकों के लिए केवल मौलिक अधिकारों का वर्णन था, कर्तव्यों का नहीं। बाद में यह महसूस किया गया कि अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मौलिक अधिकारों के पूर्व इसका स्रोत मौलिक अधिकार विचार पूर्व सोवियत संघ रूस से संविधान से प्रेरित है। यह सरदार सिंह स्वर्ण समिति 1976 के द्वारा सिफारिशों पर से भारत के संविधान में शामिल किया गया। ध्यान दें कि स्वर्ण समिति ने 8 कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की तरह जुर्माना लगाने का सुझाव दिया था, जिसे सरकार ने नहीं माना। संविधान संशोधन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 का A में और नए अनुच्छेद 51 का A के तहत जोड़ा गया। कुल संख्या 1976 में मूल रूप से 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में इसकी कुल संख्या 11 है। अनुच्छेद 51 1 के तहत 11 मौलिक कर्तव्य जो इस प्रकार हैं। पहला है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज का गान का आदर करें। इसमें राष्ट्रीय गीत को भी शामिल कर लिया गया है। अब इस 2026 में इसमें राष्ट्रीय गीत को भी शामिल कर लिया गया है। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा, यानी D में दिया है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला है समरसता और भ्रातृत्व, E यानी 5वें नंबर कर्तव्य दिया गया है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर सही भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध हो। सामूहिक संस्कृति, हमारी संस्कृति मिली संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यह DPSP के आर्टिकल 48(1) से समान रखता है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला है J नंबर, यानी 10वां नंबर, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र का निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले। 11वां मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया कि बच्चों की शिक्षा, यदि माता पिता या संरक्षक है तो वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या पति पालने के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति और उसकी विशेषताएं, यह गैर न्यायोग DPSP की तरह मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोग है। इसका मतलब यह है कि संविधान सीधे परिवर्तन के लिए न्यायालय की व्यवस्था नहीं करता है, जिसे कर्तव्य का पालन न करने पर सीधे कोई कानूनी सजा नहीं दी गई है। कानूनी परिवर्तन संभव, यद्यपि यह सीधे लागू नहीं होते, लेकिन संसद के उपयुक्त कानून बनाकर लागू कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारक अधिनियम 1971, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। केवल नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, लेकिन मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। बर्मा समिति 1999, मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से प्रभावी बनाने के लिए विद्यालय में शिक्षण को लेकर JS बर्मा समिति का गठन किया गया था, जिसने कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों को पहचान किया और इसमें इन कर्तव्यों को लागू करते हैं, जैसे JS बर्मा कमेटी 1999, मौलिक कर्तव्यों को संचालन के लिए उन्हें शिक्षा में शामिल करना कानूनी से प्रभावी बनाने के लिए संबंध में 1999 में JS बर्मा समिति का गठन किया गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्यों के लिए कई सुझाव दिए गए थे।
ये सुझाव थे कर देने का कर्तव्य, मत देने का कर्तव्य, परिवार नियोजन का कर्तव्य। परीक्षा की दृष्टि से यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टैक्स देने का कर्तव्य मूल सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने भी की थी। वहीं मत देने और परिवार नियोजन जैसे कर्तव्यों का जोड़ने का पुरजोर सिफारिश आगे चलकर वेंकट चिलैया आयोग 2000 ईस्वी में द्वारा की गई थी। मौलिक कर्तव्यों के प्रचार और प्रसार के लिए जे.एस. वर्मा समिति के सुझाव। समिति का मानना था कि नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए। इन्हें सही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में और पाठ्यपुस्तक और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। मीडिया के माध्यम से प्रचार, रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया एवं अन्य संचार माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में प्रदर्शन। देश के सभी सरकारी दफ्तरों, कार्यालयों में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य दिवस, नागरिकों की जागरूकता लाने के लिए एक विशेष दिन मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। वर्मा समिति ने की सिफारिश पर 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाने का 3 जनवरी को ही मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी इसलिए क्योंकि 3 जनवरी 1977 को ही 42वें संविधान संशोधन द्वारा के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति, यह गैर न्याय योग्य है। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति न्याय योग्य नहीं, अर्थात यदि कोई नागरिक इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो संविधान सीधे तौर पर उसे न्यायालय द्वारा सजा देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कानूनी दंड प्रावधान, यद्यपि ये परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति कानून के तहत सजा दे सकती है। इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 को पारित किया है। इसी के तहत वन्य जीव या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर अन्य संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सजा हो सकती है। वर्मा समिति ने इन्हीं कानूनी प्रावधानों की पहचान की थी। संविधान समीक्षा आयोग, वेंकट चिलैया आयोग, NCRWC 2000। गठन और रिपोर्ट। संविधान के कामकाज समीक्षा करने के लिए 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान न्यायमूर्ति MN वेंकट चिलैया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2002 में सौंपी थी। प्रमुख सिफारिशें इस आयोग ने मौलिक कर्तव्यों की भाषा को अधिक स्पष्ट कर उसमें बदलाव की सिफारिश की थी। इस आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि मतदान करना, टैक्स का भुगतान करना और औद्योगिक संगठनों के प्रति सत्यनिष्ठा बनाए रखना भी अनुच्छेद 51A के तहत कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए। यहीं पे आज का टॉपिक समाप्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि अगला टॉपिक भाग 5 जो बहुत लंबा है, संघ होगा। इसकी शुरुआत हम कल करेंगे। यहीं पे आज का वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में संघ 5 के साथ। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक। जय हिंद। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।